हेलो वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फरवरी मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर्स। सो आज का जो सेशन होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम लोग सबसे पहले 50+ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं एंड आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट बुलेट न्यूज़ को कवर अप करेंगे, जो कि स्पेसिफिकली होंगी फ्रॉम द 3rd वीक ऑफ फरवरी। ओके, सो यहाँ पे हमारा सेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपको कंप्लीट देखना है आपकी अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन एंड NICL एंड NIACL कि आने वाले एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगी कि प्रीवियसली जो मैंने फरवरी के 2 सेशंस आपको प्रोवाइड किए, एक था 1st वीक ऑफ फरवरी, एक था 2nd एंड 3rd वीक का मर्ज करके पढ़ाया था एंड आज का जो है वो मंथली सेशन है। सो आप सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगी, आपको आज का सेशन तो पूरा देखना ही है, लेकिन प्रीवियसली जो 2 सेशन मैंने फरवरी में प्रोवाइड किए ये ज़रूर देखना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो न्यूज़ मैंने उसमें कवर अप करवाई है वो सेम मैंने इसमें क्वेश्चन फॉर्म में कुछ न्यूज़ कवर अप करवाई है, लेकिन जो हम लोगों ने वो 2 सेशंस में पढ़ा है वो भी काफ़ी थरली पढ़ा है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कंप्लीट प्रिपरेशन करना है तो आपको ये 3 सेशंस देखने होंगे फरवरी मंथ का प्रिपेयर करने के लिए। ओके, सो ये 2 सेशन ज़रूर जाकर देखना है आफ्टर दिस सेशन। अगर आपने प्रीवियसली देखे होंगे तो इट्स गुड। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट जो आपके फरवरी मंथ से इंपॉर्टेंट बनता है विच इज़ एंटरिंग यूनियन बजट। हम लोगों ने बजट को बहुत ही थरली डिस्कस किया है एंड इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है रिलेटेड टू यूनियन बजट मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए, तो ये भी सेशन फरवरी मंथ का आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। बिफोर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन आपको ये ज़रूर देखकर जाना है। रिसेंटली हमने एक स्कीम का भी सेशन डिस्कस किया था, जिसका पार्ट ए मैंने अपलोड किया है, पार्ट 2 जल्द ही आ जाएगा, जिसमें हम लोग लास्ट 6 मंथ की गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर अप कर रहे हैं। सो ये सेशन भी आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप सभी को पता है जो इंपॉर्टेंट स्कीम्स होती है, इनिशिएटिव्स होते हैं, पोर्टल्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो हम लोगों ने पार्ट ए ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो वो जरूर जाकर देखिएगा। पार्ट 2 के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना है। क्विकली आपको वो सेशन जो है प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, फरवरी मंथ का ये जो आज का सेशन है ये थोड़ा इस मंथ में डिले हुआ है, लेकिन मैं मार्च का सेशन आपको जल्द ही आने वाले 1-2 दिनों में प्रोवाइड करने वाली हूँ। ओके, इसी के साथ साथ एक और चीज़ आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग कोई भी बैंकिंग या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो प्रीवियस 6 मंथ का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है। इसके लिए प्लेलिस्ट बनाकर रखी हुई है। अगर आपको प्रीवियस 6 मंथ के करंट अफेयर्स देखना है तो सारे सेशंस जो है आपको प्रोवाइड किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी प्रोवाइड करवा देती हूँ और प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना है। ओके, जिस तरीके से आप करंट अफेयर प्रिपेयर करते हो, अगर आप एक बैंकिंग एग्जामिनेशन दे रहे हो तो आपको बैंकिंग अवेयरनेस प्रिपेयर करना भी इंपॉर्टेंट है। तो बैंकिंग अवेयरनेस के मैं मंथली करंट अफेयर्स के सेशंस प्रोवाइड करती हूँ एंड ये एक सेशन था जिसमें हम लोगों ने पिछले 4 महीने का बैंकिंग अवेयरनेस प्रिपेयर किया है। सो ये भी सेशन आप देख सकते हो फॉर योर अपकमिंग बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बेस्ड एग्जामिनेशन। ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंट सेशंस जो कि आपको एग्जामिनेशन से पहले देखना चाहिए। जो भी मैं आपको रिकमेंड करती हूँ वो सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से देखनी है और आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, सो गाइस अभी स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को और देखते हैं आज का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव अनाउंस 5 वेटलैंड्स फ्रॉम इंडिया वर designated as a Ramsar site. With this addition, the total number of Ramsar site in India has increased to dash. आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 80। क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि जो केंद्रीय मंत्री है हमारे एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के भूपेंद्र यादव, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि 5 वेटलैंड्स जो है इंडिया की, इन्हें एज अ रामसर साइट जो है वो डेजिग्नेट किया गया, मतलब ही ऐड किया गया। एंड आफ्टर द एडिशन ऑफ दिस 5 वेटलैंड्स जो है टोटल नंबर ऑफ रामसर साइट्स इंडिया में इंक्रीज होकर हो चुकी है 80। प्रीवियसली जो थी वो 75 थी, आफ्टर एडिशन ऑफ दिस 5 अभी 80 हो चुकी है। तो ये जो 5 वेटलैंड साइट्स ऐड हुई है इसमें 3 जो है वो कर्नाटका से एंड 2 जो है वो तमिलनाडु से। ओके, सो आफ्टर एडिशन ऑफ दिस 5 वेटलैंड्स अब 75 से इंक्रीज होकर हो चुकी है 80। ओके, ये ध्यान में रखना है। अब ये जो 5 वेटलैंड्स ऐड हुए हैं, ओके, इसमें 3 जो है वो कर्नाटका से बिलोंग करती है एंड 2 जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करती है। सो अब वो 3 कर्नाटका से कौन सी है ये भी आपको पता होना इंपॉर्टेंट है। सो 3 में आती है सबसे पहली अंक समुद्र बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, सेकेंड वन है अग्नाशिनी ईश्वरी, थर्ड वन है मगधी केरे कंजर्वेशन रिजर्व। ये तीनों भी कर्नाटका से बिलोंग करती है। वेयर एज 2 जो 2 तमिलनाडु से बिलोंग करती है वो है, फर्स्ट वन इज केराई वेट्टी
बर्ड सेंचुरी एंड सेकेंड वन इज लॉन्गवुड चोला रिजर्व फॉरेस्ट। ये दो जो है ये तमिलनाडु से बिलोंग करती है। ओके, सो कौन सी कर्नाटका की ऐड हुई एंड कौन सी तमिलनाडु की ऐड हुई ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, आफ्टर एडिशन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि तमिलनाडु जो है वो रामसर साइट्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ साइट्स जो है यहाँ की घोषित की गई है। ओके, तमिलनाडु कंटिन्यू टू हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट विच इज कितनी 16 साइट्स ध्यान में रखना है। आउट ऑफ दी 80 16 जो है वो तमिलनाडु से बिलोंग करती है, फॉलोड बाय दी उत्तर प्रदेश जहाँ से 10 साइट्स को जो है रामसर साइट्स में जो है इंक्लूड किया गया है। ओके, सो ये था ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन कि इसमें जो 5 वेटलैंड्स को इंक्लूड किया गया था रामसर साइट्स के लिए, सो वो 5 कौन सी है, कौन से स्टेट से बिलोंग करती है ये भी ध्यान में रखना है, कौन सी इंक्लूड है ये भी ध्यान में रखना है। ओके, इसके बाद आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, दैट इज इंटरनेशनल वेटलैंड डे जो कि 2 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, अब अगर आपको पूछा जाए कि लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है, दैट इज सुंदरबन। ओके, और अगर कहा गया लार्जेस्ट के ही कंपैरिजन में अगर हम बात करें कि स्मॉलेस्ट वेटलैंड साइट कौन सी है, दैट इज रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। ओके, ये बात हुई अबाउट लार्जेस्ट रामसर साइट एंड स्मॉलेस्ट वेटलैंड साइट। ओके, अगर मैं कहूँ कि फर्स्ट रामसर साइट जिसे रिकॉग्नाइज किया गया वो कौन सी है, दैट इज चिल्का लेक जो कि उड़ीसा से बिलोंग करता है एंड केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान से बिलोंग करता है। ओके, सो ये दो जो है ये फर्स्ट रामसर साइट्स है जिन्हें इंक्लूड किया गया था। ओके, एंड अगर मैं बात करूँ ऑल ओवर वर्ल्ड तो ऑल ओवर वर्ल्ड 2500 रामसर साइट्स है। अगर इंडिया की बात की जाए तो 80 है, जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। ओके, सो ये था ऑल अबाउट रामसर साइट जो हम लोगों ने डिस्कस किया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप सभी को बताया, वो सारे आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो बढ़ते अभी हम लोग आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू चेंज द प्रीफिक्स ऑफ व्हीकल रजिस्ट्रेशन स्टेट एम्ब्लेम एंड डिजाइन तल्ली मदर स्टैच्यू। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली जो है व्हीकल रजिस्ट्रेशन का जो प्रीफिक्स होता है, मतलब जो स्टेट कोड है वो चेंज किया है, स्टेट एम्ब्लेम जो है वो चेंज करने की बात कर रही है एंड उसी के साथ साथ जो तल्ली मदर स्टैचू है उसे भी रीडिजाइन करने की बात कर रही है। ओके, दैट इज तेलंगाना। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। रिसेंटली जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, इनकी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग के दौरान इन्होंने जो है कुछ चेंजेस जो है वो अनाउंस किए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चेंज है दैट इज स्टेट का कोड। ओके, जो व्हीकल रजिस्ट्रेशन का जो प्रीफिक्स होता है वो प्रीवियसली जो हुआ करता था दैट वाज तेलंगाना स्टेट TS। ओके, अब वो चेंज होकर हो जाएगा TG, जो कि आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड बात की जा रही है यहाँ पे स्टेट के सॉन्ग की, ऑफिशियल सॉन्ग की, जिसे स्टेट का एंथम भी कह सकते हैं। सो वो इन्होंने अप्रूव किया है, जय जय हे तेलंगाना, जो अंदे श्री द्वारा लिखा गया जो सॉन्ग है ये इन्होंने घोषित किया एज अ स्टेट ऑफिशियल सॉन्ग और जिसे हम लोग स्टेट एंथम भी कह सकते हैं। ओके, ये सेकेंड आपको ध्यान में रखना है। थर्ड इन्होंने ऐसा कहा कि जो स्टेट का एम्ब्लेम है एंड जो स्टेट की जो मदर स्टैचू है, तल्ली मदर स्टैचू जो है, इसे भी रीडिज़ाइन किया जाएगा। ओके, एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो कास्ट सेंसस होता है इसके प्रपोजल के लिए भी इन्होंने ओके किया है। ओके, सो ये है तेलंगाना स्टेट। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन, Dash became the first North Eastern state to achieve 100% household tap water connections। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कौन सी यहाँ पे पहली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बनी है जिसने 100% हाउसहोल्ड टैप वाटर कनेक्शंस को पाने के लिए पूरा अचीवमेंट हासिल किया है। ओके, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अरुणाचल प्रदेश जो है वो पहली उत्तरी पूर्व मतलब कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बनी है जिसने 100% पानी के कनेक्शन को हासिल कर लिया है। ओके, सो अंडर द जल जीवन मिशन जो है ये टारगेट अरुणाचल प्रदेश ने अचीव किया है, इसलिए वो फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बनी है। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में, तो इसने रैंक किया है 10th एज अ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। अगर हम लोग कंप्लीट सबकी ओवरऑल सारी स्टेट्स एंड यूटीज़ की बात करें तो वो 10th रैंक करता है, बट अगर हम लोग सिर्फ इंडिविजुअली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करते हैं तो वो फर्स्ट रैंक करता है। ओके, बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट
has approved the establishment of ताडोबा कवाल कंजर्वेशन रिजर्व। सो किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो है ताडोबा कवाल कंजर्वेशन रिजर्व के एस्टैब्लिशमेंट के लिए अप्रूवल जो है वो दिया है? दैट इज तेलंगाना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ताडोबा जो है, सबसे पहले आपको यही समझना है, ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो है वो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से बिलोंग करता है एंड कवाल टाइगर रिजर्व जो है वो बिलोंग करता है तेलंगाना से। ओके, सो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, इन दोनों टाइगर रिजर्व की यहाँ पे बात की जा रही है एंड इनको कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो बनाया जाएगा, इसके लिए जो है अप्रूवल इन्हें मिल चुका है। ओके, द तेलंगाना स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ अप्रूव द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रपोजल टू डेजिग्नेट द कॉरिडोर एरिया बिटवीन ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व लोकेटेड चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कवाल टाइगर रिजर्व तेलंगाना एज अ कंजर्वेशन रिजर्व। सो इन दोनों के बीच का जो कॉरिडोर है उस बीच जो है कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो बनाया जाएगा एंड इसके लिए तेलंगाना स्टेट बोर्ड ने जो है अप्रूवल दे दिया है। ओके, सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कहाँ से बिलोंग करता है? दैट इज फ्रॉम महाराष्ट्र चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट। ओके, और कवाल जो है वो तेलंगाना से बिलोंग करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो ताडोबा नेशनल पार्क जो है वो महाराष्ट्र का सबसे ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है जो कि 1955 में एस्टैब्लिश हुआ था। फिर उसके बाद अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो 1986 में फॉर्म्ड हुई एंड इन दोनों को अमलगमेट किया गया, मतलब कि मर्ज किया गया इन 1995 एंड इसे ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित किया गया। ओके, समझ आया? अगर बात करें कवाल टाइगर रिजर्व की तो ये 1999 में एस्टैब्लिश हुआ था। ओके, एंड इसे 2012 में एज अ टाइगर रिजर्व जो है वो अनाउंस किया गया। ओके, सो इन दोनों के बीच का जो कॉरिडोर है उस बीच कंजर्वेशन रिजर्व जो है वो बनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which company has recently partnered with the 5 Indian banks, IDBI Banks, Indian Bank, Axis Bank, Jammu and Kashmir Bank and Karur West Bank to introduce India's first virtual ATM? That is option B, Paymart India। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किस कंपनी ने हाल ही में जो है 5 इंडियन बैंक के साथ जो है पार्टनरशिप किया है, और वो 5 इंडियन बैंक्स कौन सी है? IDBI, इंडियन, एक्सिस, जम्मू एंड कश्मीर, करूर वैश्य। इन 5 बैंकों के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया का पहला वर्चुअल ATM जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज पेमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये एक इनोवेटिव वर्चुअल कार्डलेस हार्डवेयर लेस कैश विड्रॉल सर्विस जो है ये प्रोवाइड करेगा वर्चुअल ATM। ओके, सो इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल ATM है जिसकी ट्रांजैक्शन लिमिट जो है वो अनाउंस की गई है। सो मिनिमम विड्रॉल जो है वो 100 रुपये है एंड मैक्सिमम जो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं दैट इज़ 2000 रुपीज़। ओके, एंड अगर मैं मंथली की बात करूँ तो मंथली 10,000 रुपीज़ जो है वो मैक्सिमम लिमिट की गई है इस वर्चुअल ATM की। ओके, सो मंथली 10,000 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन जो है वो 2000 रुपीज़ का हो सकता है मैक्सिमम, और मिनिमम जो है वो 100 रुपये का होगा। ओके, सो पेमार्ट ने इसे पार्टनरशिप किया 5 इंडियन बैंक के साथ और इसे अनाउंस किया है। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन, विच स्टेट इंस्टीट्यूशन हैज टॉप द मिडल टैली इन द खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कौन से स्टेट या फिर इंस्टीट्यूशन ने जो है खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जो है सबसे ज़्यादा पदक लेकर जो है वो टॉप किया है? दैट इज इंडियन आर्मी। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो खेलो इंडिया गेम्स में इंडियन आर्मी जो है इसने टोटल 21 मेडल्स जीते हैं, जिसमें 10 गोल्ड है, 5 सिल्वर है एंड 6 ब्रॉन्ज मेडल है। इसी के साथ सबसे ज़्यादा टॉप पर है इंडियन आर्मी, देन आता है कर्नाटका स्टेट, देन आता है महाराष्ट्र स्टेट, देन आता है हिमाचल प्रदेश एंड 5th वन इज़ उत्तराखंड। सो ये टॉप 5 जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स में जिन्होंने टॉप किया है ये पाँचों स्टेट एंड इंस्टीट्यूशंस जो है, इंस्टीट्यूशन में आता है इंडियन आर्मी। सो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगर हम लोग अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू KIWG 2024 इज व्हाट, कि इसका जो मैस्कॉट था दैट इज स्नो लेपर्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। इट हैज़ बीन नेम्ड शीन ए शी और शान इन लद्दाख रीजन। ओके, द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख is making its debut as host this year alongside with the UT of Jammu and Kashmir। देखिए ये जो एडिशन था दैट इज 4th एडिशन, सबसे पहली बात तो ये था। सो इसके पहले के जो तीनों गेम्स हुए थे दैट इज इन 2020, 2021 एंड 2023, ये जो तीनों एडिशन हुए थे ये तीनों के दोनों कहाँ पर हुए थे? जम्मू एंड कश्मीर में हुए थे। ओके, सो इस साल पहली बार लद्दाख ने डेब्यू किया है, मतलब कि कुछ जो गेम्स हुए वो लद्दाख में हुए हैं एंड कुछ जो हुए वो जम्मू कश्मीर में हुए हैं। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ द विंटर गेम्स विल बी हेल्ड इन लद्दाख
लद्दाख फ्रॉम 2 to 6, जिसमें आइस हॉकी एंड स्पीड स्केटिंग खेला गया। एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द गेम विल टेक प्लेस इन गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 21 to 25, ये हो चुके हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो सेकेंड पार्ट हुआ था जो कि हुआ गुलमर्ग में, जम्मू एंड कश्मीर में, ओके, एंड फर्स्ट पार्ट जो हुआ था वो लद्दाख में हुआ था। एंड जम्मू कश्मीर में कौन से गेम्स खेले गए ये भी बताया गया है कि स्काई माउंटेनियरिंग, अल्पाइन स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, नॉर्डिक स्कीइंग एंड गंडोला। ओके, सो ये सारे गेम्स खेले गए जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, आई होप आप सभी को समझ आया। सो ये जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स है इसमें जीत हासिल की है इंडियन आर्मी ने विद 21 मेडल्स। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद IBM कंसल्टिंग एम्स टू बिल्ड 24/7 सुपर मोबाइल एप्लीकेशन, दैट इज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ओके, सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने IBM कंसल्टिंग के साथ मिलकर 24/7 सुपर मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो अनाउंस किया है, मतलब ही क्या किया है, लॉन्च किया है, जिसके तहत ये जो प्लेटफॉर्म है ये एक सिंगल डिजिटल इंटरफेस जो है वो कंज्यूमर्स के लिए लाकर उन्होंने प्रोवाइड किया है, जिसके तहत वो मल्टीपल बिजनेस ऑपरेशंस को एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो इंटरफेस कर सकते हैं। ओके, द एप्लीकेशन ऑफर अ कस्टमर विद वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अंडर अ वन रूफ, मतलब कि डिफरेंट जो सर्विसेज है, डिफरेंट जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है वो एक ही एप्लीकेशन के अंडर में कस्टमर्स को प्रोवाइड की जा रही है। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन है डैश बिकम द 119 सिग्नेटरी कंट्री टू ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो आंसर हो जाएगा इसका माल्टा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने वाली 119th कंट्री है माल्टा। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो स्टैब्लिश हुआ था 2015 में इन पेरिस। ओके, एंड इसको जो 119वीं जो कंट्री है जिसने ज्वाइन किया है दैट इज़ माल्टा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज हु ऑथर द बुक नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड द हिस्ट्री। सो नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड इज हिस्ट्री, इस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है ये आपको पूछा जा रहा है। दैट इज बाय द नॉरिस प्रीतम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इनके द्वारा इस बुक को जो है लिखा गया है। नीरज चोपड़ा की जो लाइफ है, उनका जो बैकग्राउंड है उसके बारे में, ये एक जैवलिन थ्रोअर है, आप सभी को पता है, ओलंपिक्स में इन्होंने जीत हासिल की, ये सभी को पता है। तो इनकी जर्नी जो है इस बुक में जो है बताई गई है। तो किनके द्वारा इन्होंने इस बुक को लिखा गया है पूछा जा रहा है, दैट इज नॉरिस प्रीतम, ये ध्यान में रखना है। एंड ब्लूम्सबरी द्वारा इसे पब्लिश किया गया है। ओके, इसी के साथ साथ इसी मंथ में, मतलब कि फरवरी मंथ में इससे रिलेटेड, मतलब कि नीरज चोपड़ा जी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि आपको ध्यान में रखना है। दैट इज नीरज चोपड़ा वाज ऑनर्ड विद द स्विस टूरिज्म विद अ कमेमोरेटिव प्लाक एट अ आइस पैलेस जंगफ्राउ नोन एज द टॉप ऑफ द यूरोप इन स्विट्जरलैंड। सो यहाँ पे एक इमेज आपको नजर आ रही होंगी। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नीरज चोपड़ा जो है इन्हें आइस पैलेस में जो पट्टिका के साथ स्विस पर्यटक द्वारा नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे आपको एक पट्टिका नजर आ रही होंगी, ये जो इसे प्लाक कहते हैं, ठीक है। सो ये जो है ना, ये जंगफ्राउ के जो आइस पैलेस है उनमें इनकी जो ये पट्टिका जो है ये फिक्स की गई है। ओके, सो इनको सम्मान दिया गया है स्विस टूरिज्म द्वारा। ओके, सो इनका प्लाक जो है आइस पैलेस जो कि जंगफ्राउ में, वहाँ पर इनका जो प्लाक है वो फिक्स किया गया है। ओके, सो यहाँ पे जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि नीरज चोपड़ा को जो स्विस टूरिज्म द्वारा सम्मानित किया गया, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इनकी जो बुक है वो नॉरिस प्रीतम द्वारा जो है वो ऑथर की गई है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following personalities have been recently awarded with the 58th ज्ञानपीठ अवार्ड? सो 58th ज्ञानपीठ अवार्ड से किस पर्सनालिटीज को सम्मानित किया गया है? सो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, बोथ 1 and 2। फर्स्ट वन है जगत गुरु रामभद्राचार्य, संस्कृत लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं एंड इसी के लिए इन्हें अवार्ड दिया गया। एंड सेकेंड वन इज संपूर्ण सिंह कालरा जो कि उर्दू लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, उसी के लिए इन्हें जो है अवार्ड दिया गया है। ओके, सो ये जो 58th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है ये 2 पर्सनालिटीज़ को दिया गया है।
लेजेंडरी इंडियन पोएट एंड लिरिसिस्ट संपूर्ण सिंह कार्ला, जिन्हें पॉपुलरली गुलजार से हम लोग जानते हैं, ठीक है। सो फॉर उर्दू इन्हें ये अवार्ड दिया गया। एंड इंडियन स्पिरिचुअल लीडर एंड स्कॉलर जगत गुरु रामभद्राचार्य, इन्हें संस्कृत के लिए दिया गया है। ये अवार्ड सेकेंड टाइम संस्कृत लैंग्वेज में दिया गया है एंड फिफ्थ टाइम उर्दू लैंग्वेज में जो है वो दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी द 12th एडिशन ऑफ मल्टीलैटरल नावल एक्सरसाइज मिलन 2024 वॉज कमेंस्ड। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 12th एडिशन ऑफ मल्टीलैटरल नावल एक्सरसाइज मिलन 24 जो है वो कहाँ पर जो है, किस शहर में जो है इसका संस्करण शुरू किया गया था, दैट इज़ इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ओके, सो 19 से 27 के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया इंडियन नेवी द्वारा। ओके, ईस्टर्न नेवल कमांड जो है इंडियन नेवी की, उनके द्वारा। एंड इसका जो थीम था दैट इज कैमराडरी, कोहेजन एंड कोलैबोरेशन। ओके, सो ये थीम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हेल्ड। देखिए, हम लोगों ने अभी थोड़ा टाइम पहले क्या डिस्कस किया था, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। अब यहाँ पे बात की जा रही है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की। सो 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये कहाँ पर हुआ, ये पूछा जा रहा है, दैट इज इन आसाम। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, अब यहाँ पे अगर बात की जा रही है कि कौन से यूनिवर्सिटी ने टॉप किया, तो सबसे पहले आती है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसने टॉप किया विद टोटल 71 मेडल्स, जिसमें 32 गोल्ड है, 18 सिल्वर एंड 21 ब्रॉन्ज मेडल है। टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ आपको ध्यान में रखना है। सेकंड में आता है लवली यूनिवर्सिटी, थर्ड पे आता है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, फोर्थ पे आता है पंजाब यूनिवर्सिटी, ये चंडीगढ़ का यूनिवर्सिटी है। एंड फिफ्थ वन इज जैन यूनिवर्सिटी, जो कि कर्नाटका से बिलोंग करता है। ओके, सो ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ है जिन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, जिसका 4th एडिशन था, इसमें टॉप किया है। ओके, सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और भी डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि इसका जो मास्कॉट था दैट इज अष्टलक्ष्मी। ओके, ये भी ध्यान में रखना है आपको। एक प्रकार का बटरफ्लाई जो था दैट इज मास्कॉट था, ठीक है। इसके बाद ये जो गेम्स हुए ये 27 से 29 फरवरी के बीच में हुए। 7 स्टेट में, टोटल नॉर्थ ईस्टर्न की 7 स्टेट्स में ये खेले गए, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। क्योंकि आप देखिए ऑप्शंस में बाकी सारे, अगर मैं ऑप्शंस देखूँ तो यहाँ पे तो आसाम को छोड़कर बाकी सारी जो स्टेट्स है वो सारी डिफरेंट है। ओके, सो टोटल अगर आपको पूछा जाए कितनी स्टेट्स में खेला गया, दैट इज 7 स्टेट्स, 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है वो खेले गए खेलो इंडिया के यूनिवर्सिटी गेम्स। आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ आसाम अवेलेबल है, इसलिए ऑप्शन डी आसाम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, इसी के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, मोस्ट ऑफ द टाइम स्पोर्ट्स से जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया ये पूछा जाता है, कितनी स्पोर्ट कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया ये आजकल क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ना कि आपको लोगों को ये पूछा जाता है डायरेक्टली किसने टॉप किया है। ओके, बट हम लोग थरली डिस्कस करेंगे। मैंने आपको थरली खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम से रिलेटेड सारे पॉइंट्स बताए, तो आपको ये भी पॉइंट बताऊंगी कि इसमें टोटल 20 स्पोर्ट्स को अराउंड जो है इसमें खेला गया था एंड 4500 एथलीट्स ने जो है अराउंड इसमें पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 200 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने कॉम्पीट किया था। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड कितने मेडल्स के लिए कॉम्पीट किया था, दैट इज 770 मेडल्स, जिसमें आते हैं 240 गोल्ड, 240 सिल्वर एंड 290 ब्रॉन्ज अक्रॉस दी 20 स्पोर्ट्स। ओके, तो समझ आया, 20 स्पोर्ट्स खेले गए जिसमें 4500 एथलीट्स थे, जिसमें 200 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को कम्पीट करने के लिए जो है इंक्लूड किया गया है। एंड कितने मेडल्स के लिए कॉम्पिटिशन हुआ, दैट इज 770 मेडल्स, जिसका भी बाइफरकेटेड फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें टॉप किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। सो इसके गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल ध्यान में रखना है, टॉप यूनिवर्सिटी ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। ओके, देखिए हम लोगों ने खेलो इंडिया विंटर गेम्स की बात की, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात की। अगर मैं बात करूं तो इससे पहले जनवरी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी हुए, जिसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी करंट अफेयर के सेशन में डिस्कस किया है। क्योंकि हम लोग खेलो इंडिया को डिस्कस करें तो एक बार रिकॉल करवा देती हूँ कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हुए थे, जिसका 6th एडिशन हुआ था जनवरी में, 19 जैन से लेकर 31 जैन के बीच में, जहाँ पे महाराष्ट्र ने टॉप किया था। महाराष्ट्र के जो मेडल्स थे, टॉप मेडल्स जो महाराष्ट्र ने जीते थे, दैट इज 158 मेडल्स। ओके, सो महाराष्ट्र ने टॉप किया था इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ओके, सो विंटर गेम्स की बात की जाए तो किसने जीता है, इंडियन आर्मी ने।
यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने, एंड यूथ गेम्स की बात की जाए तो महाराष्ट्र ने जीता है। ओके, तीनों का डिटेल जो है, अगर आप जैन के सेशन में जाओगे तो जैन में आपको यूथ गेम्स का मिल जाएगा, और फेब के सेशन में मैंने यूनिवर्सिटी एंड विंटर दोनों अच्छी तरीके से इंक्लूड किए। ओके, सो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव डिक्लेयर एज अ जॉइंट विनर्स ऑफ साफ अंडर 19 विमेन चैंपियनशिप 2024। निम्नलिखित में से किस देश ने साफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2023 के संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया है? दैट इज इंडिया एंड बांग्लादेश। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब कि ये जॉइंट जो है विनर्स है साफ अंडर 19 चैंपियनशिप के। ओके, सो इंडिया भी जीता है एंड बांग्लादेश भी जीता है। ये हुआ था 2 फेब से लेकर 8 फेब के दौरान। सो उस दौरान जो है इंडिया एंड बांग्लादेश जो है जॉइंट विनर्स बने हैं 5th एडिशन ऑफ साफ अंडर 19 विमेन चैंपियनशिप में। कहाँ पर हुआ है? ढाका बांग्लादेश में हुआ है। ओके, सो चलते हैं हम लोग आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल वाज नेम्ड एज अ स्टेट आइकॉन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भारतीय क्रिकेटर जो है शुभमन गिल, इनको निम्नलिखित में से किस राज्य के स्टेट आइकॉन के रूप में नामित किया गया था, ये पूछा जा रहा है। दैट इज पंजाब। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इंडियन क्रिकेटर शुभमन गिल was named as a state icon of Punjab by the Chief Electoral Officer of Punjab for the 2024 parliamentary election। So 2023 के जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हो रहे हैं, इसके लिए जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर है पंजाब के, इन्होंने जो शुभमन गिल है इन्हें स्टेट आइकॉन जो है के रूप में नामित किया गया है। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू लॉन्च सीएम जन आरोग्य योजना, अ यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर ऑल। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कौन सी पहली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जो कि लॉन्च कर रही है सीएम जन आरोग्य योजना को? ओके, दैट इज त्रिपुरा। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। त्रिपुरा जो है वो पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बना है जिसने चीफ मिनिस्टर जन आरोग्य योजना, एक यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, उसे लॉन्च किया है। ओके, सो ये स्कीम क्या करती है? ये स्कीम 5 लाख पर फैमिली जो है एनुअली कवर जो है वो प्रोवाइड करती है। सो ये स्कीम लॉन्च करने से जो है त्रिपुरा की जो 4.5 लाख फैमिलीज़ है, इसे जो है हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसका बेनिफिट जो है अराउंड 4.1 लाख फैमिलीज़ को होगा, ये भी कहा गया है। ओके, सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। हम लोग स्कीम की बात कर रहे हैं तो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से सबसे पहला आता है कन्या सुमंगला योजना के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी से रिलेटेड, वो ये है कि पहली बात तो ये ध्यान में रखना है, ये स्कीम उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई स्कीम है। सो इस स्कीम से रिलेटेड इस मंथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज हुआ, दैट इज़ व्हाट, कि इसका जो ग्रांट था वो रेज कर दिया गया है। प्रीवियसली अंडर द मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना 15,000 रुपीज़ जो है वो पर बेनिफिशियरी को एनुअली दिए जाते थे, बट अब वो रेज होकर हो गए हैं 25,000। ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। ओके, सबसे पहली बात ये ध्यान में रखना है कि कन्या सुमंगला योजना ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की है। सेकेंड, इसका जो ग्रांट इंक्रीज हुआ है वो 25,000 हुआ है। अब जो ये 25,000 हुआ है ये 6 फेजेस में हुआ है। ओके, सो वो 6 फेजेस में दिया जाएगा। प्रीवियसली भी 6 फेजेस में 15,000 रुपये दिए जाते थे, बट अब ये 25,000 रुपीज़ दिए जाएंगे बिकॉज इसका ग्रांट जो है वो इंक्रीज हो चुका है। सो ये जो 25,000 6 फेजेस में दिए जाएंगे, ये किस तरीके से दिए जाएंगे? सबसे पहले 5,000 रुपये जन्म होगा बच्ची का तब, उसके बाद 2,000 रुपये दिए जाएंगे जब वो 1 साल की होगी, उसके बाद 3,000 रुपये जाएंगे जब वो 1st क्लास में जाएगी, उसके बाद फिर से 3,000 रुपये दिए जाएंगे जब वो 6th क्लास में जाएगी, देन 5,000 रुपीज़ दिए जाएंगे जब वो 9th क्लास में जाएगी, एंड लास्ट वन 7,000 रुपीज़ दिए जाएंगे जब वो ग्रेजुएट या फिर कोई भी डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स करके उस टाइम पे उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। सो ये टोटल 6 फेजेस में जो है ये 25,000 रुपये इस तरीके से जो है प्रोवाइड किए जाएंगे एक कन्या को। ओके, सो ये स्कीम लॉन्च हुई थी 25 अक्टूबर 2019 में। ओके, ये पॉइंट ऑलरेडी मैंने जब आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाए थे फरवरी मंथ के, तब मैंने ऑलरेडी इंक्लूड किया था, बट क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो हमें वो सारी चीज़ें अच्छी तरीके से याद हो जाती है। एक और स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो हम लोगों ने फरवरी मंथ में वयोश्री योजना को भी डिस्कस किया था। ओके, चीफ मिनिस्टर वयोश्री योजना जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा इसे अनाउंस किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो है चीफ मिनिस्टर वयोश्री योजना को जो है इंट्रोड्यूस किया है, जिसका उद्देश्य यही है कि जो सीनियर सिटीजन्स है ओवर 15 लाख सीनियर सिटीजन्स को इसका बेनिफिट जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जो सफ़र कर रहे हैं फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज से। ओके, सो इसी के लिए 480 करोड़ रुपीज़ भी लगाए गए फॉर दिस स्कीम। ओके, ये हुआ
अबाउट वयोश्री योजना जो कि महाराष्ट्र ने इंट्रोड्यूस किया है। अगर हम लोग एक और स्कीम की बात करें दैट इज मातृ वंदना योजना जो कि छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने जो है लॉन्च किया है फॉर द वेलफेयर ऑफ द मैरिड वुमेन। ओके, सो इस स्कीम के तहत 1,000 रुपये पर मंथ जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस मैरिड वुमेन को प्रोवाइड किया जाएगा। अगर एनुअली में बात करूँ तो 12,000 रुपये दिए जाएंगे। ओके, सो ये है मातृ वंदना योजना जो कि छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट की स्कीम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ जो स्कीम्स को डिस्कस किया है वो सारी स्कीम्स पता होनी चाहिए कौन से स्टेट से बिलोंग करती है एंड अंडर दिस स्कीम क्या फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप लोगों ने रिसेंट में एक सेशन भी आपको प्रोवाइड किया था स्कीम्स का, जिसका हम लोगों ने पार्ट 1 जो है वो अपलोड किया है, पार्ट 2 अपलोड होने का है जिसमें और भी स्कीम्स इंक्लूडेड है, वो जल्दी मैं आप सभी को प्रोवाइड करवा दूंगी। क्योंकि ये जो मैंने स्कीम का सेशन आपको प्रोवाइड किया जिसमें पिछले 6 महीने की स्कीम्स को मैंने कवर अप करवाया हुआ है, सो वो सेशन अगर आपने नहीं देखा होगा तो वो आप जाकर देख सकते हो, जिसमें सारी चीज़ें जो चीज़ें हैं रिलेटेड टू स्कीम मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो पार्ट ए ऑलरेडी अपलोडेड है, जाकर देखिए, क्योंकि स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमें देखने मिलता है, करेक्ट। सो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको वो सेशन देखना है एंड जो पार्ट 2 जल्दी आने वाला है उसके लिए जो है बेल बटन को प्रेस करना है सो दैट जब भी वो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको सेकंड पार्ट भी देख सको। ओके, सो नेक्स्ट वन है इंडिया फिनिश डैश इन द मेडल टैली विद 4 मेडल्स इन द 11th edition of Asian Indoor Athletics Championship 2024 while dash top the medal tally with 16 medals। सो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की, जिसका 11th एडिशन था। उस बीच यहाँ पे बात की जा रही है इंडिया ने कौन सा मेडल जीता है और कौन सी कंट्री ने टॉप किया उस बारे में। सो इंडिया ने जीता है 5th मेडल इस चैंपियनशिप में एंड जिस कंट्री ने टॉप किया है दैट इज चाइना। ओके, ये आपको समझना है। अब इंडिया ने जो 5th मेडल हासिल किया है, तो 5th मेडल जब इंडिया ने हासिल किया तो उसमें इंडिया ने टोटल 4 मेडल जीते हैं, जिसमें 3 गोल्ड है और 1 सिल्वर है। वो 3 गोल्ड पाने वाला कौन है एंड 1 गोल्ड सिल्वर पाने वाला कौन है, वो मैंने टेबल में ऑलरेडी मेंशन किया है। इंडिया के जो मेडल्स है हरमिलन, ज्योति एंड तजिंदर पाल, इन तीनों ने गोल्ड मेडल जीता है एंड अंकिता जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जो है वो जीता है। ओके, कौन सी कैटेगरी में जीता है ये भी मेंशन्ड है। ओके, सो यहाँ पे टोटल इंडिया के 13 इंडियन एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये जो चैंपियनशिप हुई थी ये तेहरान में हुई थी। ओके, जहाँ पे इंडिया ने 4 मेडल जीता एंड 5th जो है कंट्री इंडिया जो है वो बनी है इन दिस चैम्पियनशिप। ओके, सो यहाँ पे बात की जा रही है टॉप की, तो टॉप किया है चाइना ने। चाइना ने टोटल 16 मेडल जीते हैं, 8 जिसमें गोल्ड है, 6 सिल्वर है एंड 2 ब्रॉन्ज मेडल है। अगर हम बात की जाए सेकेंड जो कंट्री आती है दैट इज जापान एंड थर्ड इज कजाकिस्तान, जिसके मैंने मेडल्स भी मेंशन किए हुए हैं एंड उस मेडल्स में गोल्ड सिल्वर एंड ब्रॉन्ज कितने वो भी मेंशन किए। सो फर्स्ट वन इज चाइना, सेकेंड वन इज जापान, थर्ड वन इज कजाकिस्तान एंड 5th वन इज इंडिया। ये आपको ध्यान में रखना है एंड ये हुआ था 17 to 19 फरवरी के बीच में, कहाँ पर, तेहरान ईरान में। ओके, सो बढ़ते अभी हम लोग आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी ऑनर विद द घनश्याम दास बिरला अवार्ड फॉर द साइंटिफिक रिसर्च 2023। सो 2023 का जो घनश्याम दास बिरला अवार्ड है, ठीक है, सो वो इनमें से किस पहली विमेन को इससे सम्मानित किया गया है, दैट इज अदिति सेन डे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। प्रोफेसर अदिति सेन डे हैज बीन अवार्डेड विद द 32nd घनश्याम दास बिरला अवार्ड फॉर द साइंटिफिक रिसर्च 2023 फॉर हर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ फिजिक्स। इनका जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द फिजिक्स एंड उसी के लिए इन्हें जो है बिरला अवार्ड जो है वो दिया गया है, घनश्याम दास बिरला अवार्ड जो है वो दिया गया है। ओके, सो 32nd एडिशन का ये अवार्ड इन्होंने पाया है प्रोफेसर अदिति सेन डे ने। ओके, और ये फर्स्ट विमेन है जिन्होंने ये अवार्ड जो है वो रिसीव किया है। ये अवार्ड जो है के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ओके, एंड इसी के साथ एक और पॉइंट ध्यान में रखना है, ये जो अदिति सेन डे है, she was the first female to receive the शांति स्वरूप भटनागर प्राइज फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 2018। 2018 में ये पहली विमेन थी जिन्होंने शांति स्वरूप भटनागर प्राइज भी जीता था फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ये पहली विमेन है जिन्होंने घनश्याम दास बिरला अवार्ड भी जीता है। ओके, नेक्स्ट वन इज इंडियन नेवी डिक्लेयर 2024 एज अ डैश ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट। 2024 का साल इंडियन नेवी ने एज अ व्हाट डिक्लेयर किया है, एज अ ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज इशू अ गाइडलाइन मैंडेटिंग जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज टू कवर आयुष ट्रीटमेंट इन देयर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज विद इफेक्ट फ्रॉम डैश 2024। सो IRDAI ने क्या किया है,
जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है, जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज है, इनको कहा कि आयुष की जो ट्रीटमेंट्स होती है, आयुष ट्रीटमेंट्स को भी कवर किया जाए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में। ओके, सो वो कब से इफेक्टिव रहेगा ये आपको पूछा जा रहा है। दैट इज ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2024। सो 1 अप्रैल 2024 से आयुष ट्रीटमेंट, जिसका फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध, सोवा, रिगपा एंड होम्योपैथी, सो इन सारे ट्रीटमेंट्स को भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में इंक्लूड किया जाएगा, ऐसा IRDAI ने जो है ऐसे गाइडलाइंस जो है इशू की है। ओके, सो ये 1 अप्रैल 2024 से जो है ये इफेक्टिव होगा। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन, हु अमंग द रिसीव स्पेशल अवार्ड एट द लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024, दैट इज ईशा अंबानी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। लोकमत महाराष्ट्रियन इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, किसे ये पुरस्कार दिया गया, दैट इज ईशा अंबानी। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ गुडविल एम्बेसडर फॉर द एजुकेशन फॉर ऑल बाय द यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस में। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन है जिसे गुडविल एम्बेसडर जो है वो बना दिया गया है? विनीशियस जूनियर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। यूनेस्को ने ब्राज़ीलियन फुटबॉलर जो है विनीशियस जूनियर, इन्हें गुडविल एम्बेसडर बनाया फॉर द एजुकेशन फॉर ऑल का। ओके, सो ये सेकेंड ब्राज़ीलियन फुटबॉलर बने हैं विनीशियस जूनियर आफ्टर पेले, जो कि यूनेस्को द्वारा गुडविल एम्बेसडर इन्हें अपॉइंट किया गया है। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज हैव ऑनर विद द भारत रत्न अवार्ड। इनमें से कौन सी पर्सनालिटीज है जिन्हें भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? दैट इज ऑल ऑफ दी अबाउ। MS स्वामीनाथन को भी इस साल का भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। चौधरी चरण सिंह, इन्हें भी दिया गया है। PV नरसिम्हा राव को भी दिया गया है। एंड LK अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी जो है, इन्हें भी दिया गया है। ओके, सो अगर मैं बात करूं तो इस साल टोटल 2024 में 5 व्यक्ति, जो 5 रेसिपेंट्स है जिन्हें भारत रत्न अवार्ड जो है दिया गया है। एंड ये अभी तक का हाईएस्ट नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड जो है वो दिया गया है सिंस 1954 से भारत रत्न अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। एंड अगर मैं तब से ही बात करूं तो इस साल सबसे ज़्यादा व्यक्ति जो है जिन्हें अवार्ड दिया गया, मतलब टोटल 5 लोगों को जो है इस साल अवार्ड दिए गए हैं। ओके, अब वो 5 कौन से हैं, वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो भारत रत्न अवार्ड जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, जो कि 1954 से ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, फॉर द एक्सेप्शनल पब्लिक सर्विस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी लाइक लिटरेचर, साइंस एंड आर्ट। सो ये अवार्ड जो है जिनका भी एक्सेप्शनल सर्विस होता है, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस होता है टुवर्ड्स पब्लिक सर्विसेज एंड लिटरेचर हुआ, साइंस हुआ, आर्ट हुआ, इन सारी फील्ड्स में अगर जिसका भी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस होता है उसके लिए ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। ओके, सो इस साल जो है वो कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है, ये पोस्टमसली दिया गया है। ओके, जो कि रिनाउंड सोशलिस्ट लीडर थी एंड चीफ मिनिस्टर थी बिहार की फॉर्मर। आफ्टर दैट LK अडवाणी जो है ये वेटरन भारतीय जनता पार्टी लीडर रह चुके हैं। PV नरसिम्हा राव ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह ये भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जिन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर एंड फार्मर्स के राइट के लिए काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है। एंड MS स्वामीनाथन जो है वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर थे। ओके, सो इन 5 लोगों को जो है इस साल का अवार्ड दिया गया, पोस्टमसली कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। बाकी जो 4 पर्सन है इन्हें करंटली जो है ये अवार्ड दिया गया है। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि टोटल 5 लोगों को जो है 5 रेसिपेंट्स है जिन्होंने भारत रत्न अवार्ड जीता है, जिनमें से 4 हम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखा। फर्स्ट वन इज MS स्वामीनाथन, ओके, चौधरी चरण सिंह सेकेंड वन, थर्ड वन इज PV नरसिम्हा राव एंड फोर्थ वन इज लाल कृष्ण अडवाणी, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया। एंड फिफ्थ वन जो है जिन्हें ये अवार्ड दिया गया दैट इज कर्पूरी ठाकुर, इन्हें भी अवार्ड दिया गया लेकिन इन्हें पोस्टमसली ये अवार्ड दिया गया है। सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये टोटल 5 लोग हैं जिन्हें इस साल का भारत रत्न अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। ओके, इसी के साथ साथ नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख सकते हो कि 1954 से लेकर 2024 तक कितने लोगों को भारत रत्न अवार्ड जो है वो दिया गया। ओके, सो अगर हम लोग बात करते हैं तो 48% ने इस अवार्ड को रिसीव किया है एंड 17 जो है उन्हें पोस्टमसली दिया गया, मतलब कि मरणोपरांत दिया गया, मतलब कि उनका डेथ के बाद उन्हें इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। सो 17 वैसे है एंड 48 जो है उन्होंने रिसीव किया है। सो यहाँ पे आप
सारे ईयर्स के देख सकते हो, ओके। एंड 2019 के बाद 2024 में ये अवार्ड्स दिए गए, जो कि मैंने अभी यहाँ पर इंक्लूड किया है। वो 5 लोगों के नाम भी आपको ध्यान में रखना है, ओके। सो अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। मैंने डिटेल में अगेन मैं आपको कहूँगी, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा है कि आप सभी को फेब के जितने भी सेशंस मैंने प्रोवाइड किए हैं, वो बजट रहो, वो फर्स्ट वीक रहो, वो सेकेंड एंड थर्ड वीक का सेशन लो, एंड ये लास्ट वाला सेशन। कुछ क्वेश्चंस जिसका मैंने वन लाइनर वहाँ पे दिया था, यहाँ पे इंक्लूड किया है। कुछ यहाँ पे एक्सेप्शनल क्वेश्चंस भी है, एंड कुछ जो है वो 2 वीक्स में, जो 3 वीक का मैंने कवर अप करवाया, उसमें कुछ डिफरेंट न्यूज़ भी है, डिफरेंट इंपॉर्टेंट बुलेट न्यूज़ भी कवर अप करवाई है। इसलिए आपको सारे सेशंस देखने हैं जो भी मैंने फरवरी मंथ में कवर अप करवाया है, अगर आपको एक थॉरली प्रिपरेशन करना है तो, ओके। सो ये भी पॉइंट्स हम लोगों ने वहाँ पे थॉरली डिस्कस किए थे, ओके। इसलिए मैंने यहाँ पे क्विक रिव्यू दिया आपको। अभी हम लोग बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेम द बैंक कोलैबोरेटेड विद द फ्लाईवेयर कॉर्पोरेशन टू सिंप्लीफाई क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन पेमेंट्स फॉर द इंडियन स्टूडेंट परसुइंग स्टडीज इन अब्रॉड। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कौन सी बैंक है जिसने रिसेंटली कोलैबोरेट किया है फ्लाईवेयर कॉर्पोरेशन के साथ, जिसके तहत जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स होते हैं, इंडियन स्टूडेंट्स द्वारा जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट किया जाता है, वो और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए जो है ये कोलैबोरेशन कौन से बैंक के साथ किया गया है, फ्लाईवेयर कॉर्पोरेशन का, ये पूछा जा रहा है। दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द फ्लाईवेयर कॉर्पोरेशन, अ ग्लोबल पेमेंट enablement and software company aims to simplify cross-border education payment for the Indian student pursuing studies अब्रॉड। जो इंडियन स्टूडेंट अब्रॉड में स्टडी करने जा रहे हैं, उनका जो पेमेंट होता है, वो जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई हो, इसी के लिए जो है SBI ने फ्लाईवायर के साथ जो है कोलैबोरेट किया है, ओके। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो नेक्स्ट वन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज वन द 66th एनुअल ग्रैमी अवार्ड 2024 एल्बम ऑफ द ईयर एंड बिकेम द फर्स्ट एवर आर्टिस्ट टू विन एल्बम ऑफ द ईयर 4 टाइम्स। देखिए, इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिसने 66th एनुअल ग्रैमी अवार्ड 2024 में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो जीता है, एंड इसी के साथ वो फर्स्ट एवर आर्टिस्ट बने हैं जिन्होंने एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड 4 टाइम्स जीता है। दैट इज ऑप्शन ए, टेलर स्विफ्ट। इन्होंने जो है इस साल का एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है 66 एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स में जो है वो जीत लिया है। सो अगर मैं बात करूँ 66 एनुअल ग्रैमी अवार्ड की, तो ये हुए लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया USA में ऑन द 4th of February 2024, एंड इसमें जो टेलर स्विफ्ट है, इन्होंने इस साल का एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड उनका एल्बम मिडनाइट के लिए जो है वो जीता है। अगर मैं प्रीवियसली बात करूँ तो प्रीवियसली ऑलरेडी ने 3 टाइम्स जीता है, इन 2010, इन 2016 एंड इन 2020। इन 2010 फॉर द एल्बम फियरलेस, इन 2016 फॉर द एल्बम 1989, एंड इन 2020 फोकलोर के लिए इन्होंने जो है ये एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो हासिल किया है, ओके। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज, इन्होंने इस साल बेस्ट पॉप वोकल एल्बम कैटेगरी में भी जीत हासिल की है, एंड इसी के साथ अगर मैं अभी तक के ग्रैमी अवार्ड्स की बात करूँ तो इन्होंने टोटल 14 ग्रैमी अवार्ड जो है वो जीते हैं आउट ऑफ दी 42 नॉमिनेशंस, ओके। इसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि हमारे इंडिया से जो बैंड शक्ति है, इसने बेस्ट वोकल म्यूजिक एल्बम अवार्ड जो है जीता है इनका रिसेंट रिलीज दिस मोमेंट के लिए। सो ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा, ओके। अभी बढ़ते हैं हम लोग आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक लॉन्च 4 वेरिएंट बिजनेस रेंज क्रेडिट कार्ड्स, बीज कार्ड, बीज ग्रो, बीज पावर एंड बीज ब्लैक, ओके। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी बैंक है जिसने रिसेंटली 4 वेरिएंट के बिजनेस क्रेडिट कार्ड जो है लॉन्च किए हैं, बीज फर्स्ट, बीज ग्रो, बीज पावर एंड बीज ब्लैक। दैट इज HDFC बैंक। सो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये 4 टाइप ऑफ जो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए हैं, इसमें स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को फोकस करते हुए इन सारे जो क्रेडिट कार्ड्स हैं इनको लॉन्च किया गया है फॉर द स्टार्टअप, फॉर द प्रोफेशनल्स, फॉर द फ्रीलांसर्स एंड फॉर द MSMEs, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन इज, हु हैज़ वन द 2023 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 59 पीपल्स चॉइस अवार्ड, ओके। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है
सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीमा सरीखानी जो है यूके से बिलोंग करती हैं, इन्हें जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो दिया गया है। ओके, सो आप लोग साइड में इमेज देख सकते हो, यहाँ पे पोलार बियर जो है एक जो स्मॉल आइसबर्ग है उसके ऊपर जो है वो सोया हुआ है, इसका पिक्चर जो है उन्होंने कैप्चर किया एंड इसी के लिए जो है इन्हें ये अवार्ड जो है दिया गया है, जिसे आइस बेड जो है ऐसा टाइटल भी दिया जा रहा है इस पिक्चर को। ओके, सो यहाँ पे जो नीमा सरीखानी है, इन्होंने जो है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का जो 59 पीपल चॉइस अवार्ड है वो जीता है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हैज लॉन्च द नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स डिवाइस टू प्रोवाइड एन अर्लियर अलर्ट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको नीतीश जो डिवाइस लॉन्च किया गया है इसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है नोवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइव्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो नीतीश डिवाइस लॉन्च किया गया है, कौन से स्टेट के डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसे लॉन्च किया गया है ये पूछा जा रहा है, जिसके तहत जो है नेचुरल कैलामिटीज़ की जो अर्ली अलर्ट होती है वो इस डिवाइस के थ्रू जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। दैट इज़ बिहार। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो बिहार के जो चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, उन्हीं के ऊपर ये नाम रखा गया है नीतीश डिवाइस। सो ये ध्यान में रखना है। तो नीतीश डिवाइस अगर पूछा जाए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, दैट इज़ बिहार। एंड यहाँ पे आपको फुल फॉर्म पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है, तो फुल फॉर्म को ध्यान में रखना है। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। द डिवाइस एम्स टू प्रोवाइड अर्ली अलर्ट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज। द पेंडेंट लाइक डिवाइस वाज डेवलप्ड बाय द BSDMA इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन पटना, बिहार। ओके, सो किसके साथ मिलकर इसे बनाया गया है, तो आप देख सकते हो BSDMA ने कोलैबोरेशन किया है IIT बिहार के साथ एंड उन्होंने मिलकर जो है इस डिवाइस को बनाया है, जो कि जो भी नेचुरल कैलामिटीज़ होती है उसके आने से पहले की अलर्ट जो है ये प्रोवाइड करवाता है। ओके, नेक्स्ट में हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पास ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल। सो कौन सी स्टेट है जिसने पहली इंडियन स्टेट बनी है जिसने पास किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल? दैट इज उत्तराखंड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। उत्तराखंड जो है इसने ये पहली ऐसी स्टेट बनी है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है पास किया है। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। विच एम्स टू गवर्न एंड रेगुलेट लॉ रिलेटेड टू मैरिज, डिवोर्स एंड प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस फॉर ऑल सिटीजन्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसका उद्देश्य क्या है, ये क्या करता है, ये जो भी लॉज होते हैं रिलेटेड टू मैरिज, डिवोर्स, लैंड प्रॉपर्टी, जो भी सिटीजन्स के लिए, रिलीजन्स के लिए जो भी लॉज होते हैं उसको रेगुलेट करता है। ओके, सो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट ने पास किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड एंड वो फर्स्ट स्टेट बना है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद गूगल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विसेज? दैट इज महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है MOU साइन किया है गूगल के साथ, जिसके तहत वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सर्विसेज क्या कर रही है, प्रोवाइड कर रही है? सो ये है महाराष्ट्र। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। Google also announced the launch of the state-of-the-art AI Center of Excellence at the IIT नागपुर। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि Google जो है वो AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को भी IIT नागपुर में जो है लॉन्च करेगी। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड रिसीव द फाइनल अप्रूवल फ्रॉम द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू अक्वायर द 100% पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड है इसको IRDAI से अप्रूवल मिल गया है, जिसके तहत वो 100% पेड अप शेयर कैपिटल जो है इनमें से कौन से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो है अक्वायर कर सकती है? दैट इज एगॉन लाइफ इंश्योरेंस। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड जो है अब वो एगॉन लाइफ इंश्योरेंस का 100% पेड अप शेयर कैपिटल जो है वो अक्वायर कर सकती है। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज रिसीव अप्रूवल फ्रॉम द IRDAI टू इन्फ्यूज अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1612 करोड़ इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। देखिए अब यहाँ पे रिवर्स क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी बैंक है जिसे IRDAI से अप्रूवल मिला है जिसके तहत वो 1612 करोड़ रुपीस जो है वो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में क्या कर रही है, इन्फ्यूज कर रही है, मतलब ही क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। ओके, सो दैट इज एक्सिस बैंक। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द ONDC ओपन नेटवर्क फॉर द डिजिटल कॉमर्स इंट्रोड्यूस द DG रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ONDC के साथ मिलकर जो है DG रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल को इंट्रोड्यूस किया है, दैट इज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है इसने ONDC के साथ मिलकर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के साथ मिलकर ज्वाइंटली जो है डिजिटल रेडी सर्टिफिकेशन पोर्टल जो है लॉन्च किया है, जिसका एम क्या है, जो कि MSME को क्या कर रहा है, डिजिटली कंप्लीटली रेडी कर रहा है। ओके, सो ऑप्शन ई जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अपार्ट थ्रू द कॉमन सर्विसेज सेंटर इन रिमोट विलेजेस ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है दैट इज धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने इनॉग्रेट किया है इस अपार ID को। ये एक वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड है। ओके, सो ये क्या करेगा, स्टैंडर्डाइज करेगा स्टूडेंट का आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस अक्रॉस द नेशन और स्टूडेंट्स को जो है इसके थ्रू एजुकेशनल सर्विसेज को इजीली एक्सेस वो लोग कर पाएंगे। ओके, सो ये अपार ID है जिसका फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी टू फैसिलिटेट लो इंटरेस्ट रेट लोन्स टू फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इस बैंक ने जो है MOU साइन किया है WDRA के साथ, वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ, जिसके तहत लो इंटरेस्ट रेट लोन्स जो है वो फार्मर्स को एंड ट्रेडर्स को जो है दिए जाएंगे। ओके, सो इस बैंक का नाम है पंजाब एंड सिंध बैंक। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो WDRA ने पंजाब एंड सिंध बैंक के साथ मिलकर जो है MOU साइन किया है, जिसके तहत फार्मर्स एंड ट्रेडर्स जो है इनको लो इंटरेस्ट लेन जो है वो फैसिलिटेट किए जाएंगे। ओके, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स for the implementation of the smart payment card to provide hassle free payment for the treatment। so यहाँ पे क्या बोला गया, कौन सी बैंक ने जो है MOU साइन किया है एम्स के साथ, जिसके तहत स्मार्ट पेमेंट कार्ड जो है इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके तहत जो है हैसल फ्री पेमेंट जो है वो होंगे फॉर दी ट्रीटमेंट्स, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। जो यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ये मिनिस्टर्स है, इन्होंने लॉन्च किया है एम्स SBI स्मार्ट पेमेंट कार्ड। ओके, जिसके तहत जो है हैसल फ्री पेमेंट्स फॉर द ट्रीटमेंट जो है एम्स जो है इसमें होंगे। समझ में आया, जो एम्स अस्पताल होते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो एम्स जो है वहाँ पर ये जो एम्स SBI स्मार्ट पेमेंट कार्ड है इसके थ्रू जो है हैसल फ्री पेमेंट्स होगा, मतलब कि बहुत इजीली जो है पेमेंट्स हो जाएगा जो भी ट्रीटमेंट होगी उसके लिए। ओके, इनिशियली ये जो कार्ड लॉन्च किया गया ये एम्स दिल्ली में किया गया है एंड इसकी सर्विस जो है वो ऑल ओवर इंडिया में जहाँ पे भी एम्स है वहाँ पे एक्सटेंड की जाएगी। ओके, द वैलिडिटी ऑफ द कार्ड इज 5 years with effect from the date of issue. During the event, SBI and AIMS sign an MOU for the implementation of the SBI card, SBI payment card. Okay, so वही पॉइंट बोला है, इसकी वैलिडिटी जो है 5 years है। ओके, सो SBI ने एम्स के साथ मिलकर MOU साइन किया, जिसके तहत इस स्मार्ट पेमेंट कार्ड को जो है लाया गया है। ओके, सो बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज निधि खरे लॉन्च द यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर इन दरांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ई, आसाम। सबसे पहले तो क्या बोला जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में जो सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स है निधि खरे, इन्होंने एक UL पिन, मतलब कि क्या होता है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, UL पिन का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है। तो इसे जो लॉन्च किया गया ये दरांग डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया है, जो कि कौन से स्टेट में आती है ये आपको पूछा गया है, दैट इज इन आसाम। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि UL पिन जो है कैन बी डिस्क्राइब एज अ आधार और फिंगरप्रिंट फॉर द लैंड। ओके, सो लैंड के लिए जो है ये एक प्रकार का
आधार की तरह इसे डिस्क्राइब किया गया है, ओके। और इसे कह सकते हैं फिंगरप्रिंट फॉर द लैंड, जिसमें 14 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो कि एवरी लैंड पार्सल मतलब कि सारे लैंड एलोकेशंस के लिए इस पिन को जो है इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे पहले आपको इस यूएल पिन का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 14 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये भी ध्यान में रखना है, ओके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे लॉन्च किया गया है? आसाम के दारांग डिस्ट्रिक्ट में इसे लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? दैट इज निधि खरे, जो कि सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज है, ओके। सो ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंड एन एग्रीमेंट विद द Center for the Development Telematics to develop the 140 GHz fully integrated transmitter and receive model for 6G, ओके। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कौन सी आईआईटी है जिसने जो है C-DOT के साथ मिलकर एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत 140 GHz का जो है फुल्ली इंटीग्रेटेड ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मॉडल जो है वो बनाया गया है फॉर द 6G, ओके। दैट इज आईआईटी रूरकी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C-DOT ने जो है आईआईटी रूरकी के साथ मिलकर जो है 140 GHz का जो है फुल्ली इंटीग्रेटेड ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मॉडल जो है वो 6 जनरेशन मतलब कि 6G सेल्यूलर टेक्नोलॉजी के लिए एंड उससे भी बियॉन्ड के लिए जो है एग्रीमेंट साइन किए, ओके। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ओके। बढ़ते आगे एंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। काजी नींबू वाज डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट फ्रूट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आसाम। आसाम ने रिसेंटली जो है काजी नींबू, ये एक प्रकार का नींबू होता है, तो आसाम का लेमन जिसे कह सकते हैं, सो इसे जो है स्टेट फ्रूट जो है वो घोषित किया है, ओके। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। काजी नींबू जो है इसे GI टैग भी दिया गया था 2019 में इन agriculture category, okay. Next one, which state government has launched the Swayam to provide interest-free loan to unemployed and underemployed youth? तो स्वयं स्कीम जो है कौन से स्टेट गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है? स्वयं का फुल फॉर्म है स्वतंत्र युवा उद्यमी स्कीम, ओके। सो जिसके तहत जो है अंडर एम्प्लॉयड है या फिर अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो दैट इज उड़ीसा स्टेट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। उड़ीसा कैबिनेट ने अप्रूव किया है स्वयं स्कीम को, जिसके तहत अंडर एम्प्लॉयड या फिर अनएम्प्लॉयड जो यूथ है इनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। सो इसमें जो एज कैटेगरी बताई जा रही है दैट इज 18 to 35 ईयर्स के जो रूरल एंड अर्बन एरिया के जो यूथ्स है इनको जो है इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू ₹1 लाख जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर द स्टार्ट ऑफ द न्यू बिजनेस एंड फॉर द एक्सपांशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वन बिजनेस, ओके। जो भी रहेगा एग्जिस्टिंग वन या फिर न्यू, उसके लिए 1 लाख तक का इंटरेस्ट फ्री लोन 18 से 35 साल की जो युवा है उसे प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दी स्कीम, ओके। सो ये स्कीम लाने वाला स्टेट बना है उड़ीसा, ओके। बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली लॉन्च द ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद द एग्रो फॉरेस्ट्री रिपोर्ट एंड पोर्टल? सो कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली ग्रो रिपोर्ट एंड पोर्टल को जो है लॉन्च किया है? दैट इज नीति आयोग। यहाँ पे ग्रो का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री, ओके। नेक्स्ट वन, which company has signed an MOU with the Cochin International Airport Limited to set up world's first green hydrogen plant? कौन सी कंपनी ने जो है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ मिलकर MOU साइन किया है जिसके तहत वर्ल्ड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो सेटअप किया जाएगा? दैट इज BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओके। सो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो है इसने MOU साइन किया है BPCL के साथ मिलकर, जिसके तहत वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन प्लांट जो है एंड फिल स्टेशन जो है विद इन एयरपोर्ट सेटिंग जो है सेटअप किया जाएगा, ओके। अंडर दिस MOU 1000 किलोवाट पायलट प्रोजेक्ट विल बी एस्टैब्लिश एट द एयरपोर्ट प्रीमाइसेस ऑफ द कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला, ओके।
सो यहाँ पे इस MOU के तहत जो है 1000 किलोवाट का ये जो पायलट प्रोजेक्ट है ये एस्टैब्लिश किया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च डिजिटल नारी प्लेटफॉर्म टू जनरेट सस्टेनेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर दी विमेन। ओके, सो कौन सी कंपनी है जिसने डिजिटल नारी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जिसके तहत जो विमेन्स है उनके लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट की जाएगी? दैट इज पे नियर बाय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। पे नियर बाय जो है इसने डिजिटल नारी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जो कि विमेन्स को एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करवा के देगा। दिस इज इन लाइन विद द लखपति दीदी इनिशिएटिव जो कि 2023 में लॉन्च किया गया था। ये भी एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। ओके, द प्लेटफॉर्म सिक्स टू ऑन बोर्ड एंड अपलिफ्ट अबाउट 1 लाख वुमेन इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया बाय द एंड ऑफ द 2025। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये जो लखपति दीदी इनिशिएटिव है उसी की लाइन में जो है इस डिजिटल नारी प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया है जिसके तहत वुमेन को जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा रही है। ओके, एंड यहाँ पे जो लखपति दीदी के बारे में बताया गया है दैट इज़ व्हाट कि यहाँ पे 2025 तक अबाउट 1 लाख वुमेन जो है रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ की जो है उन्हें अपलिफ्ट किया जाएगा, मतलब ही उनको जो है स्किल डेवलपमेंट जो है प्रोवाइड की जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन। Which state government has launched the Asha Kiran Eye Care at Your Doorstep scheme to offer a free eye care services to families? Okay, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने आशा किरण आई केयर जो है वो लॉन्च किया है जो कि डोर स्टेप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कि डोर स्टेप जो है वो फ्री आई केयर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी फैमिलीज़ को। ओके, दैट इज़ कर्नाटका। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। कर्नाटका के जो CM है सिद्धारामैया, इन्होंने इसको लॉन्च किया है आशा किरणा आई केयर को जो कि डोर स्टेप फैसिलिटी प्रोवाइड करना है। ओके, The scheme launched by the Department of the Health and Family Welfare, Government of Karnataka, falls under the National Program for the Control of Blindness and Visual Impairment। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये स्कीम जो है किसके द्वारा लॉन्च की गई है, मतलब कि इसमें कौन से डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। दैट इज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, जिसकी मैंने बताया कि चीफ मिनिस्टर द्वारा इसे लॉन्च किया गया, तो कर्नाटका की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। एंड NPCB and VI, मतलब कि नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इम्पेयरमेंट। ओके, सो इन सभी ने मिलकर जो इस स्कीम को लाया है जो कि डोर स्टेप फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, आई केयर फ्री सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। ओके, सो कौन सी गवर्नमेंट कौन सी स्टेट हुई है, दैट इज कर्नाटका। ओके, सो यहाँ पे एक इमेज में आप देख पा रहे होगे कि इनिशियली फेज़ 1 में ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट को, कर्नाटका के डिस्ट्रिक्ट को कवर अप कर रहा है एंड इन फेज़ 2 जो है वो किसे कवर अप करेगा। ओके, सो इनिशियली जो स्टार्ट हुआ ये हावेरी कर्नाटका से स्टार्ट हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वन इज नेम द बैंक दैट हैज साइंड एन MOU विद द IREDA टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट अक्रॉस द इंडिया। कौन सी बैंक ने IREDA के साथ MOU साइन किया है जिसके तहत रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को अक्रॉस द इंडिया जो है वो प्रमोट किया जाएगा? ठीक है, दैट इज पंजाब एंड नेशनल बैंक। ओके, सो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA एंड PNB हैव साइंड MOU फोकसिंग ऑन co-lending loans syndication of renewable energy project across India. MOU includes provision aimed at enhancing support for the RE project. This MOU prior agreement with the financial institution IREDA is set to fund a large-scale RE project in line with the Indian efforts to achieve 500 gigawatt non-fossil based electricity generation capacity by 2030. Okay, so यहाँ पे ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ है, ये जो MOU साइन किया है, इसका फोकस यही है कि जो लोन के लिए जो ये लोन लेंडिंग प्रोवाइड कर सके। ओके, सो IREDA ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ जो MOU साइन किया है तो इसका टारगेट यही है कि ये जो लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट होते हैं इसको फंड कर सके, जिसके तहत जो इंडिया ने टारगेट अचीव करने के लिए जो टारगेट सेट किया है दैट इज 500 गीगावाट नॉन फॉसिल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है वो बाय द ईयर 2030 जो है वो अचीव कर सके। ओके, सो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए IREDA जो है वो फंड करेगा RE प्रोजेक्ट को एंड उसी के लिए उसने जो है पंजाब नेशनल बैंक के साथ जो है MOU साइन किया है। ओके, नेक्स्ट वन।
Which bank has signed an MOU with the Investor Education and Protection Fund Authority to spread awareness on investment and fraudulent schemes? यहाँ पे बोला जा रहा है कौन सी बैंक ने अगेन MOU साइन किया है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के साथ, जिसके तहत इन्वेस्टमेंट एंड फ्रॉडलेंट जो स्कीम होती है इसके लिए अवेयरनेस जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ाई जाएगी। दैट इज़ DBS बैंक। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो सिंगापुर बेस्ड जो DBS बैंक है इसने MOU साइन किया है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के साथ, जिसके तहत इन्वेस्टमेंट एंड फ्रॉडलेंट जो स्कीम्स है इसकी अवेयरनेस को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा एंड इसी के लिए हस्ताक्षर जो है वो ज्ञापन किए गए हैं। नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। नेक्स्ट वन इज इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट स्किल इंडिया सेंटर SIC वॉज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे बोला जा रहा है किस राज्य में जो है भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर जो है वो इनॉग्रेट किया गया यूनियन मिनिस्टर एंड स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा। दैट इज उड़ीसा। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। सो धर्मेंद्र प्रधान जो है वो स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के यूनियन मिनिस्टर है एंड इनके द्वारा कंट्री का पहला स्किल इंडिया सेंटर जो है वो संबालपुर उड़ीसा में जो है इनॉग्रेट किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इन फ्यूचर आगे जो बताया जा रहा है वो अंकुल भद्रक, ढेंकनाल, तालचर एंड देवगढ़ में भी इनॉग्रेट होगा। ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव पोर्टल वाज नॉट लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग अनुराग ठाकुर टू मॉडर्नाइज मीडिया इंडस्ट्री। ओके, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा ट्रांसफॉर्मेटिव पोर्टल जो है जो कि लॉन्च किया नहीं गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग द्वारा टू मॉडर्नाइज द इंडियाज मीडिया इंडस्ट्री? दैट इज ऑप्शन डी CPGRAMS पोर्टल, CP ग्राम्स पोर्टल जिसे हम लोग कह सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक बात ध्यान में रखना है कि जो अनुराग ठाकुर है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर है। इन्होंने 4 ट्रांसफॉर्मेटिव पोर्टल्स को जो है लॉन्च किया है टू मॉडर्नाइज द इंडिया मीडिया इंडस्ट्रीज। ओके, सो ये दिल्ली में इन्होंने इनॉग्रेट किया। ओके, लॉन्च किया है ये 4 पोर्टल्स को। तो वो 4 पोर्टल्स कौन से हैं? प्रेस सेवा पोर्टल, देन सेकेंड वन आता है आपका टेम्पेस्ट, जिसका फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपेरेंट एम्पावरमेंट मीडिया प्लानिंग एंड ई बिलिंग सिस्टम। ओके, थर्ड वन आता है नेविगेट, नेशनल वीडियो गेटवे भारत पोर्टल। ओके, एंड फोर्थ वन आता है नेशनल रजिस्टर फॉर द लोकल केबल ऑपरेटर्स। ओके, सो ये 4 पोर्टल्स जो है लॉन्च किए गए हैं जिसके तहत जो इंडिया की मीडिया इंडस्ट्री है उसको मॉडर्नाइज किया जाएगा। फर्स्ट वन इज प्रेस सेवा पोर्टल, सेकेंड वन इज टेम्पेस्ट मतलब कि ट्रांसपेरेंट एम्पैनलमेंट मीडिया प्लानिंग ई बिलिंग सिस्टम। ओके, देन है नेविगेट, नेशनल वीडियो गेटवे भारत पोर्टल एंड लास्ट वन इज नेशनल रजिस्टर फॉर द लोकल केबल ऑपरेटर्स। सो ये 4 प्लेटफॉर्म्स को आपको ध्यान में रखना है। सो इसमें से कौन सा नहीं लॉन्च किया था? दैट इज CP ग्राम्स पोर्टल। इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सभी को समझ आया होगा। करेक्ट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैव साइंड एन MOU टू लॉन्च MPL AI प्रोग्राम टू एम्पावर इंडियन AI स्टार्टअप्स? ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कौन से कंपनीज ने MOU साइन किया है जिसके तहत IMPL AI प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य यही है कि इंडिया के AI स्टार्टअप्स को क्या करना है और भी ज़्यादा सशक्त बनाना है, एम्पावर बनाना है। ओके, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 1 and 3, माइक्रोसॉफ्ट एंड iCreate। सो माइक्रोसॉफ्ट ने iCreate के साथ मतलब ही इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी। ओके, ये है iCreate का फुल फॉर्म। सो माइक्रोसॉफ्ट एंड iCreate दोनों ने MOU साइन किया है जिसके तहत जो है IMPL AI, इसका फुल फॉर्म होता है iCreate माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम फॉर emerging leaders in artificial intelligence। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, iCreate माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम फॉर emerging leaders in artificial intelligence, इस प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया है जिसके तहत इंडियन AI स्टार्टअप्स को एम्पावर किया जाएगा और भी ज़्यादा सशक्त बनाया जाएगा। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, यहाँ पे जो फुल फॉर्म्स आए हैं IMPL AI, ये ध्यान में रखना है। iCreate के साथ मिलकर MOU साइन किया है तो iCreate का भी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना रहेगा। करेक्ट।
बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद द सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो टू लॉन्च ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल फॉर एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल बोरोवर्स। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि कौन सी बैंक ने CEIB सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ जो है कोलैबोरेशन किया है, जिसके तहत ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल को लॉन्च किया जा रहा है पोटेंशियल बोरोवर्स के वेरिफिकेशन के लिए। ओके, सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो CEIB इन कोलैबोरेशन विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल डेडिकेटेड फॉर द एंटीसीडेंट वेरिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल बोरोवर्स एंड NPAs टू हेल्प द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को हेल्प करने के लिए जो है इस ऑटोमेटेड सर्च पोर्टल को जो है लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जो है पोटेंशियल बोरोवर्स का NPAs का जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा। ओके, सो इसके लिए जो है CEIB ने SBI के साथ जो है कोलैबोरेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मेडल्स वर won by the India at the Badminton Federation World Federation Para Badminton World Championship 2024। सो यहाँ पे बोला जा रहा है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं कुल, तो वो है 18। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो चैंपियनशिप हुआ पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये 2024 का थाईलैंड में हुआ। यहाँ पर इंडिया ने टोटल 18 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड है, 4 सिल्वर है एंड 11 ब्रॉन्ज मेडल है। ओके, नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एयरलाइन हैज रिकॉग्नाइज्ड एज अ डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कौन सी एयरलाइन है जिसे एज अ डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर जो है वो रिकॉग्नाइज किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ वित्त मंत्रालय द्वारा। ओके, दैट इज अकासा एयर। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज रिकॉग्नाइज मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड SNV एविएशन प्राइवेट लिमिटेड अकासा एयर as a designated Indian carrier facilitating the carrier international's flight। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये जो अकासा एयर है ये मुंबई बेस्ड है, इसे जो है एज अ डेजिग्नेटेड इंडियन कैरियर जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन इज, विच मिनिस्ट्री हैज साइन अ MOU विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष फॉर द न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट इन एडोलेसेंट गर्ल्स थ्रू द आयुर्वेदा इंटरवेंशन। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, कौन से मिनिस्ट्री ने MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ, जिसके तहत न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट जो है वो एडोलेसेंट गर्ल्स को प्रोवाइड किया जाएगा थ्रू दी आयुर्वेदा इंटरवेंशन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये जो जॉइंट पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य यही है कि एनीमिया को जो है ख़त्म किया जाए। ओके, सो इनिशियली ये जो है ये अंडर मिशन उत्कर्ष इसे लॉन्च किया गया है इन 5 डिस्ट्रिक्ट। वो 5 डिस्ट्रिक्ट्स है आसाम की दुबरी, छत्तीसगढ़ का बस्तर, झारखंड का पश्चिमी सिंहभूम, महाराष्ट्र का गढ़चिरौली एंड राजस्थान का धौलपुर। ओके, सो आयुर्वेदा इंटरवेंशंस को यूज़ करके जो है एडोलेसेंट गर्ल्स जो है 14 to 18 ईयर्स के बीच की इनमें जो है एनीमिया जो हो रहा है उसे मुक्त करना है, उसे ख़त्म करना है। उसी के लिए ये जॉइंट इनिशिएटिव जो है ये साइन किया गया है। ओके, बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट 25 T बुलेट पुल टग दैट वाज डिलीवर्ड टू इंडियन नेवी एट द नेवल शिप रिपेयर यार्ड इन कोची केरला। सो यहाँ पे बोला जा रहा है जो पहला 25 T बुलेट पुल टग डिलीवर किया है इंडियन नेवी को नेवल शिप रिपेयर यार्ड कोची केरला में, उसका नाम क्या है आपको पूछा जा रहा है, दैट इज ऑप्शन ए यार्ड 305 महाबली। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, विच IIT हैज पार्टनर्ड विद म्यूनिशंस इंडियन लिमिटेड टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट 155 mm स्मार्ट एम्यूनिशन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी IIT मद्रास। सो IIT मद्रास जो है इसने जो है म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड MIL के साथ मिलकर जो है पार्टनरशिप साइन किया है, जिसके तहत इंडिया का पहला 155 mm का स्मार्ट एम्यूनिशन जो है वो डेवलप किया जाएगा। ओके, सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इंडियाज थर्ड एयरक्राफ्ट म्यूजियम विच फीचर्स इंडियन नेवी डिकमीशन Tu-142M एयरक्राफ्ट वॉज इनॉग्रेटेड इन February 2024। सो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कौन सी स्टेट में इंडिया का तीसरा एयरक्राफ्ट म्यूजियम जो है वो इनॉग्रेट किया गया है, जिसमें इंडियन नेवी का जो Tu-142M एयरक्राफ्ट है इसे फीचर किया गया है। ओके,
ओके, सो इंपॉर्टेंट है। तीसरा एयरक्राफ्ट म्यूजियम जो है वो आंध्र प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। एंड इस एयरक्राफ्ट म्यूजियम को डेवलप किया गया है काकिंदा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा, जिसके लिए जो है 5.89 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट जो है वो लगाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद NRLPS National Rural Livelihood Promotion Society for the inclusion of the poorest of the poor under the दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने MOU साइन किया है NRLPS के साथ? ओके, दैट इज बार्क इंटरनेशनल। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, NRLPS का फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, नेशनल रूरल लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने MOU साइन किया है बार्क इंटरनेशनल के साथ फॉर द इकोनॉमिक इंक्लूजन सोशल प्रोटेक्शन ऑफ द पुअर वुमेन। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो किसके लिए, फॉर द इंक्लूजन ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर अंडर द दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। ओके, सो ये जो MOU साइन हुआ है ये NRLPS के साथ बार्क इंटरनेशनल ने साइन किया है, जिसके तहत जो है गरीब से गरीब व्यक्ति को भी जो है इस योजना, ये जो योजना है दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसके अंडर में जो है लाने के लिए जो है ये MOU साइन किया जा रहा है। मतलब पूरेस्ट ऑफ द पुअर जो है वो इंक्लूड हो जाए दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंडर में, एंड इसी के लिए जो है ये MOU साइन हुआ है। ओके, सो बार्क ने किया है BRAC ने किया है NRLPS के साथ। ओके, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच कंपनी हैज इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल ल्यूमिरे टू जनरेट 5 सेकेंड वीडियोज। ओके, किस कंपनी ने 5 सेकेंड वीडियो बनाने के लिए जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल ल्यूमिरे को जो है पेश किया है? दैट इज गूगल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये टेक्स्ट टू वीडियो जो है ये जनरेट करेगा एंड ये 5 सेकेंड का वीडियो जो है वो बनाएगा। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन इज विच कंपनी हैज लॉन्च Indus App Store a made in India Android based mobile application that is PhonePe। कौन से कंपनी ने Indus App Store को लॉन्च किया है? ये एक Android based मोबाइल एप्लीकेशन है, दैट इज PhonePe। सो आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है कि PhonePe ने जो है रिसेंटली लॉन्च किया है Indus App Store। ये मेड इन इंडिया एंड्रॉयड बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है। ओके, सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इसके लिए जो है 12 इंडियन लैंग्वेजेस में ये जो एप्लीकेशन है इसमें गेम्स होने वाले हैं, एंड इसमें जो है 2 लाख मोबाइल एप्लीकेशन को फीचर किया जा रहा है। ओके, सो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। इंडस ऐप स्टोर जो है वो PhonePe द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट वन इज जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी साइंड एन ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन ऑफ जापानीज येन डैश विद इंडिया फॉर द 9 प्रोजेक्ट अक्रॉस दी सेक्टर। दैट इज ऑप्शन बी 232.209 बिलियन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी जो है इसने साइन किया है लोन 232.209 बिलियन येन का इंडिया के 9 प्रोजेक्ट्स के लिए। ओके, सो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ओके, सो 9 इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स है, वेरियस सेक्टर्स के इंडिया के प्रोजेक्ट्स जो है, इसके लिए 232.209 बिलियन येन जो है वो लोन जो है जापानीज गवर्नमेंट ने जो है इंडिया के साथ जो है वो साइन किया है। ओके, इसका उद्देश्य यही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड वो और भी ज़्यादा एक्सपांड हो। ओके, सो उसी के लिए ये जो पैसा है ये साइन किया गया है। नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली अप्रूव द लोन ऑफ $23 million to India for the India promoting research and innovation through the development of FinTech Institute at the Gujarat International Financial Tech City Gift City projects। Okay, so answer is Asian Development Bank। So Asian Development Bank ने यहाँ पे $23 million का लोन जो है वो इंडिया के लिए जो है वो अप्रूव किया है। ओके, सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ये प्रोजेक्ट का उद्देश्य यही है कि इट एम्स टू कंस्ट्रक्ट एन इंक्लूसिव सस्टेनेबल क्लाइमेट रिसिलेंट इंटरनेशनल फाइनेंशियल फिनटेक इंस्टीट्यूट inside Gift City in Gandhinagar, Gujarat। Okay, so next question देखते हैं। next one is which company has launched the Kalpana Fellowship, India's first of kind fellowship program dedicated to women engineers in the space sector, that is Skyroot Aerospace Private Limited। option C इस question का correct answer रहेगा। Skyroot Aerospace Private Limited जो है ये हैदराबाद बेस्ड एक स्पेस स्टार्टअप है जो कि लॉन्च किया गया है। ओके,
एंड इसने लॉन्च किया है कल्पना फेलोशिप को, ओके, जो कि इंडिया का पहला फेलोशिप प्रोग्राम है जो कि डेडिकेटली एक्सक्लूसिवली विमेन इंजीनियर्स के लिए बनाया गया है। इन दी स्पेस सेक्टर में जो भी विमेन इंजीनियर्स हैं उन्हीं के लिए ये जो है ये कल्पना फेलोशिप इस प्रोग्राम को जो है लॉन्च किया गया है, ओके। सो वो लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है? स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, इसलिए ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ओके। सो कल्पना फेलोशिप जो है वो स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने लॉन्च किया है। इंडिया का पहला फेलोशिप प्रोग्राम है जो कि डेडिकेटली विमेन इंजीनियर्स जो है स्पेस सेक्टर में उनके लिए इसे बनाया गया है, ओके। द 1 year फेलोशिप प्रोग्राम प्रोवाइड एन एक्सटेंसिव अप्रोच इंक्लूड्स अ मंथली स्टाइपेंड, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, गाइडेंस फ्रॉम द सीजन प्रोफेशनल्स, ओके। सो ये जो 1 साल का फेलोशिप प्रोग्राम प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें मंथली स्टाइपेंड जो है वो इंक्लूडेड है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग्स इंक्लूडेड है एंड जो प्रोफेशनल्स है उनके थ्रू गाइडेंस जो है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, ओके। सो बढ़ते हैं अभी हम लोग आगे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पेसएक्स लॉन्च एंड डैश कंट्री सैटेलाइट मेरीपुतिया 2 ऑन फैल्कॉन 9 रॉकेट फ्रॉम फ्लोरिडा यूएसए, ओके। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? स्पेसएक्स ने लॉन्च किया है एक इंडोनेशियन सैटेलाइट जिसका नाम है मेरापुतिया 2, ओके। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेसएक्स जो है स्पेस एक्सेलरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन जो है इसने सक्सेसफुली इंडोनेशियन सैटेलाइट जो है मेरापुतिया 2, ओके, इसे फैल्कॉन 9 रॉकेट से जो है इसे लॉन्च किया है फ्रॉम दी फ्लोरिडा यूएसए, ओके। ये जो लॉन्च है ये फैल्कॉन रॉकेट का जो है 300 सक्सेसफुल मिशन जो है वो हो चुका है, ओके। मतलब कि ये जो है ये 300 सक्सेसफुल मिशन है किसका? फॉल्कन 9 रॉकेट का। सो यहाँ पे आप सभी को यही पूछा था कि मेरापुतिया 2 ये कौन से कंट्री का सैटेलाइट है? दैट इज इंडोनेशियन सैटेलाइट, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा जो कि स्पेसएक्स ने लॉन्च किया, ओके। नेक्स्ट वन, which state government has recently partnered with World Bank to establish blended finance facility for climate resilience, okay, that is Goa, option A इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ गोवा ने जो है वर्ल्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप किया जिसके तहत ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी जो है वो क्लाइमेट रिसाइलेंस के लिए जो है एस्टैब्लिश किया जाएगा, ओके। सो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ओके। सो नेक्स्ट वन जो है हमारा होने वाला है अभी बुलेट न्यूज़। उससे पहले आप सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप लोग NICL एंड NIACL के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर अवेयरनेस आपको पूछा जाएगा। सो कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए कुछ सेशंस जो है वो बना के रखे हुए हैं, उसकी प्लेलिस्ट आप सभी को फॉलो करनी है एंड उसी के साथ साथ अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपका थोरली प्रिपरेशन हो जाएगा कंप्यूटर अवेयरनेस का। अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो जहाँ पे कंप्यूटर अवेयरनेस पूछा जाता है तो ऑल इन वन ये कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स जो है वो आपका कंप्लीट प्रिपरेशन कराएगा एंड इस कोर्स के माध्यम से आपका जो है आपकी आने वाली एग्जामिनेशन में आपका स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छा आ सकता है, ओके। सो सारी बैंकिंग, इंश्योरेंस बेस्ड एग्जामिनेशन, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, जहाँ पे भी कंप्यूटर अवेयरनेस आता है तो उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट कोर्स है। आपको डेफिनेटली आपके सिलेक्शन को और पहुँचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा क्योंकि ये कोर्स से आपका एक कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें एग्जामिनेशन में प्रीवियसली देखने मिले हैं एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये काफ़ी हेल्पफुल रहा है। सो आप सभी को भी ज्वाइन करना है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द अपकमिंग इंश्योरेंस बेस्ड एग्जामिनेशन। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कोचिफाई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है एंड इंस्टॉल करने के बाद आपको रजिस्टर करना है। देन पेड कोर्सेज की अगर आप टैब में चाहते हो तो आपको वहाँ पे कंप्यूटर एक्सप्रेस कोर्स मिल जाएगा, वहीं से आपको इसे ज्वाइन करना है और अपना प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करना है, ओके। सो अभी कंटिन्यू करते हैं हमारी बुलेट न्यूज़ को। हमारे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट होते हैं। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं हमारी बुलेट न्यूज़ को फरवरी मंथ की। इससे पहले हम लोगों ने इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया। आई होप आपको सारे MCQ समझ आए होंगे। अब हम लोग फरवरी मंथ की मोस्टली जो लास्ट वीक का हमारा करंट अफेयर्स है उसकी इंपॉर्टेंट बुलेट न्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं, ओके। बिकॉज अगर आप लोगों ने प्रीवियस 2 मेरे वीडियोस देखे होंगे फरवरी मंथ के फर्स्ट वीक, सेकेंड एंड थर्ड वीक, जो मैंने आपको 2 वीडियोस के फॉर्म में प्रोवाइड किया हुआ है। तो आप सभी को ये चीज़ कहना चाहूँगी, मैंने ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में भी आप सभी को कहा है कि अगर आपको फरवरी मंथ का कंप्लीट प्रिपरेशन करना है तो आपको एक बजट का सेशन देखना रहेगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। देन सेकेंड वन जो है आपका फर्स्ट वीक एंड सेकेंड वीक का, उससे रिलेटेड मैंने कुछ न्यूज़ को इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इस सेशन में ऑलरेडी इंक्लूड किया है, ओके। देखिए, एक मंथ का, एक कंप्लीट मंथ का प्रिपरेशन करना एक काफ़ी सारी न्यूज़ होती है एंड आप सभी को मैं कॉम्प्रिहेंसिव
सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मैं कवर अप करवाती हूँ। तो आप सभी को एक चीज़ कहना चाहूँगी कि आपको फरवरी मंथ का ये सेशन तो देखना ही है, बट मैंडेटरी है आप सभी को फर्स्ट एंड सेकेंड वीक का जो मैंने सेशन डाला हुआ है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वीक का, वो 2 वीडियोज़ के फॉर्म में डाला हुआ है। वो वीडियोज़ भी आपको देखने हैं, जिसमें और भी आपको एक्सेप्शनल न्यूज़ नज़र आएंगी जो हम लोगों ने इस सेशन में नहीं डिस्कस किया, बिकॉज ऑलरेडी हमारा सेशन इतना लेंदी हुआ और भी ज़्यादा लेंदी हो गया रहता, तो मैंने बहुत सारी रिपीटेटिव न्यूज़ को कवर ना करवाती है आपको यही रिकमेंड कर रही हूँ कि आपको वो सेशंस भी जाकर देखने हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फरवरी मंथ करंट अफेयर्स। ओके, सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी फरवरी मंथ की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को, जिसमें सबसे पहला न्यूज़ है रिलेटेड टू नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़। उसी में का सबसे पहला न्यूज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है, विच इज़ रिलेटेड टू सुदर्शन सेतु, जो रिसेंटली मोदी जी द्वारा इनॉग्रेट किया गया फरवरी मंथ में। ओके, सो ये इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टेट ब्रिज है जो कि कनेक्ट कर रहा है ओखा मेनलैंड को एंड बेट द्वारका को। ओके, द यूनिक डिजाइन ऑफ द ब्रिज इंक्लूड्स अ फुटपाथ विद वर्सेस फ्रॉम द भगवद गीता एंड इमेजेस ऑफ द लॉर्ड कृष्णा। द ब्रिज equipped with the solar panels generate 1 megawatt of electricity. The construction of 2.32 kilometer bridge costing rupees 979 crore is significant for the local resident and pilgrim visiting द्वारकाधीश टेम्पल। ओके, सो यहाँ पे जो स्पेशली फिगर्स वाले पॉइंट्स है वो आपको ध्यान में रखना है। ये किससे किसको कनेक्ट कर रहा है वो तो मैंने आपको बताया, ओखा मेनलैंड एंड बेट द्वारका को ये कनेक्ट कर रहा है। ओके, जो भी पिलग्रिम्स, जो भी लोकल रेजिडेंट द्वारकाधीश टेम्पल को विजिट कर रहे हैं उनके लिए जो है इस ब्रिज को जो है बनाया गया है, सोलार पैनल से इक्विप किया गया है, जो कि 1 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। ये जो ब्रिज है ये 2.32 किलोमीटर्स का बनाया गया है, जिसके लिए 979 करोड़ रुपीस जो है इसका कॉस्टिंग बताया जा रहा है। ओके, द ब्रिज हैज़ अ विड्थ ऑफ 27.20 मीटर। इसका जो ब्रिज का विड्थ है दैट इज 27.20 मीटर्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2.50 मीटर वाइड फुटपाथ ऑन दी बोथ दी साइड्स। द ब्रिज अर्लियर नोन एज अ सिग्नेचर ब्रिज हैज़ बिन रीनेम्ड एज अ सुदर्शन सेतु। प्रीवियसली इसे सिग्नेचर ब्रिज कहा जाता था, अब इसका नाम रीनेम कर दिया गया है, अब ये जाना जाएगा बाय द नेम सुदर्शन सेतु। ओके, द ब्रिज वॉज इनिशिएटेड बाय द सेंटर इन 2017 टू ईज द commute for devotees between Okha and Bet Dwarka. Prior to its construction, pilgrim had to rely on boat transport to reach the Dwarkadish temple. Okay, Modi ji also inaugurated 5 All India Institute of Medical Science campuses in Rajkot, Gujarat, Bhatinda, Punjab, Raebareli, Uttar Pradesh, Kalyani, West Bengal and Mangalagiri, Andhra Pradesh. Okay, सो ये जो ब्रिज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था ये 2017 में स्टार्ट हुआ था, जिसका उद्देश्य यही था कि जो डिवोटीज़ का ट्रांसपोर्टेशन है वो और भी ज़्यादा इजी हो जाए ओख और बेट द्वारका के जो बीच का है वो। तो इसके लिए इसे बनाना स्टार्ट किया था 2017 में। तो इससे पहले जो भी पिलग्रिम आते थे वो लोग बोट ट्रांसपोर्टेशन से द्वारकाधीश टेम्पल को विजिट करते थे। अब ये सुदर्शन सेतु जो है वो कंस्ट्रक्ट हो चुका है, तो इसको इस्तेमाल करके जो है वो द्वारकाधीश टेम्पल को विजिट कर सकते हैं। तो इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इन टर्म्स ऑफ फिगर की, ये कितने किलोमीटर्स का है, इसके लिए कितना कॉस्टिंग लगाया गया है, इसका विड्थ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड इसी के साथ साथ मोदी जी ने इसे तो इनॉग्रेट किया ही, लेकिन एम्स के जो है 5 एम्स को इनॉग्रेट किया है, इसके कैंपसेस को। कहाँ पे? राजकोट गुजरात में, भटिंडा पंजाब में, रायबरेली उत्तर प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में एंड आंध्र प्रदेश में। ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन इज मोदी जी लॉन्चेस वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम। सो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम को भी मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, सो देखते हैं क्या है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम। Prime Minister Narendra Modi has launched the world largest grain storage plan in the cooperative sector, entailing an investment of rupees 1.25 lakh crore with the inauguration of 11 go-downs in primary agriculture credit societies in as many states. Under the program, 700 lakh ton of storage capacity will be created over the next 5 years in the corporate sector by constructing thousands of go-downs and warehouses. So ये जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम है, इसके तहत वेयरहाउसेज एंड गोडाउन्स को जो है कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिसमें 700 लाख टन ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो क्रिएट की जाएगी आने वाले 5 सालों में। ओके, सो इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट लगाया जा रहा है दैट इज 1.25 लाख करोड़ रुपीस लगाया जा रहा है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। एंड इनिशियली जो है 11 गोडाउन्स को जो है इनॉग्रेट किया गया है। सो ये सारे पॉइंट्स जो भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं अबाउट वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज स्कीम, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, जो कि रिसेंटली लॉन्च की गई है। नेक्स्ट वन इज पीएम मोदी इनॉग्रेट इसरो सेकंड स्पेस पोर्ट इन कुलशेखरपट्टिनम,
तमिलनाडु। ओके, सो मोदी जी ने जो है इसरो का सेकंड स्पेस पोर्ट जो है ये तमिलनाडु में इनॉग्रेट किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट स्पेस पोर्ट जो है दैट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में है, करेक्ट। अभी सेकेंड स्पेस पोर्ट जो है लॉन्च हुआ है दैट इज इन तमिलनाडु, कुलशेखर पट्टिनम में जो है इसे इनॉग्रेट किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट वन है नागालैंड गवर्नमेंट लॉन्च यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि नागालैंड की गवर्नमेंट ने जो है यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम को जो है वो लॉन्च किया है। अंडर दिस स्कीम लाइफ इंश्योरेंस कवरेज ऑफ 2 लाख विल बी गिवन एडिशनली, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज अप टू ₹2 लाख ईच विल बी प्रोवाइडेड फॉर द ब्रीड विनर एंड 3 अदर फैमिली मेंबर्स। ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 2 लाख रुपीज़ तक का जो लाइफ इंश्योरेंस कवरेज जो है इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। एडिशनली एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज जो है वो भी 2 लाख रुपए इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। सो ये यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम जो है नागालैंड की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो नेक्स्ट वन है रिलायंस फाउंडेशन अनविल एनिमल वेलफेयर इनिशिएटिव वंतारा। द प्रोग्राम विल फोकस ऑन रेस्क्यू, ट्रीटमेंट, केयर, रिहैबिलिटेशन ऑफ इंजर्ड, अब्यूज एंड थ्रेटन एनिमल बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड। सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, रिसेंटली रिलायंस फाउंडेशन ने जो है एनिमल वेलफेयर इनिशिएटिव वंतारा जो है इसे लॉन्च किया है। ये एनिमल शेल्टर के लिए इसे बनाया गया है। जो भी इंडिया रहो या फिर अब्रॉड रहो, वहाँ से जो भी इंजर्ड, अब्यूज्ड, थ्रेटेंड एनिमल है इनको रेस्क्यू किया जाएगा, इनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाएगी, इनको केयर किया जाएगा। ओके, सो ये किसने लॉन्च किया है, ये रिलायंस फाउंडेशन ने लॉन्च किया है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वन है यूएई रिमूव फ्रॉम द मनी लॉन्ड्रिंग ग्रे लिस्ट। Okay, FATF had removed UAE from the grey list of the countries subject to increased monitoring, while Kenya and Namibia were added. A total of 21 nations are on the grey list. In addition to UAE, Barbados, Gibraltar and Uganda were removed from the grey list, and Mrs. Elsa D. Enda Madrazo of Mexico was appointed as the next president of the FATF for the fixed 2-year term starting from 1 July 2024. ओके, सो यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रे लिस्ट से यूएई को रिमूव कर दिया गया है। ओके, सिर्फ यूएई को रिमूव किया है क्या, यूएई के साथ साथ बारबाडोस, गिब्राल्टार, युगांडा, इसे भी जो ग्रे लिस्ट होती है, इससे FATF की जो ग्रे लिस्ट होती है उसे रिमूव कर दिया गया है। अगर अब मैं बात करूँ तो इसमें किसको ऐड कर दिया गया है, तो रिसेंटली केनिया, नामीबिया को इस ग्रे लिस्ट में ऐड कर दिया गया है, और टोटल ऑफ 21 नेशंस जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में इंक्लूडेड है। ओके, एंड एक और पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है कि FATF ने अपनी नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो अपॉइंट किए दैट इज मिस एलेसा जो है, इसे अपॉइंट किया गया है आने वाले 2 ईयर्स के लिए, जिनका कार्यकाल जो है वो 1 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगा। ओके, सो हम लोगों ने FATF की ग्रे लिस्ट के बारे में बात किया, कौन सी कंट्रीज को ऐड किया है, कौन सी कंट्रीज को रिमूव किया है, ये ध्यान में रखना है, एंड किसे FATF का जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट वन है अल्जीरिया इनॉग्रेट्स वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट मॉस्क। अल्जीरिया ने वर्ल्ड का 3रा लार्जेस्ट मॉस्क जो है वो इनॉग्रेट किया। ओके, सो अल्जीरियन जो प्रेसिडेंट है इनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है। इसके फीचर्स की अगर हम लोग बात करें, द वर्ल्ड tallest minaret at 265 meter 869 feet can accommodate 1,20,000 people and is world largest mosque only after the Islam's holistic site in Saudi Arabia's Makkah and Medina. Okay, so यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसकी जो tallest minaret है वो 265 मीटर की है। अगर हम लोग फीट की बात करते हैं तो वो 869 फीट की है, जिसमें 1,20,000 ये जो मॉस्क बनाया गया है इसमें ऐसा बताया जा रहा है कि 1,20,000 लोग जो है यहाँ पे अकोमोडेट हो सकते हैं। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मॉस्क जो है मक्का मदीना का, उसके बाद जो है इसमें सबसे ज़्यादा लोग अकोमोडेट हो सकते हैं, ऐसा इसमें बताया जा रहा है। ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो इसे जो बनाया गया है ये 27.5 हेक्टर्स ऑलमोस्ट 70 एकड़ में जो है इसे बनाया गया है। ओके, सो अल्जीरिया ने ये ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट मॉस्क जो है वो इनॉग्रेट किया। ओके, जिसे लोकली जामा एल जाजर जो है वो कहा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट वन, न्यूजीलैंड सेट टू स्क्रैप वर्ल्ड फर्स्ट लॉ बैनिंग टोबैको सेल। सो न्यूजीलैंड ने पहला जो लॉ है वो ख़त्म करने जा रहा है। सो कौन सा लॉ वो ख़त्म करने जा रहा है? न्यूजीलैंड जो है वो तंबाकू की बिक्री पर जो प्रतिबंध लगाने वाला जो दुनिया का पहला कानून है वो ख़त्म कर रहा है। समझ में आ रहा है? जो तंबाकू की बंदी करते हैं, जो उसके ऊपर प्रतिबंध लगाते हैं, सो उसका जो कानून है वो ख़त्म कर रहा है, वो जो लॉ है वो ख़त्म कर रहा है। तो ऐसा कौन सा कंट्री बना है पहला? दैट इज़ न्यूजीलैंड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वन इज PM मोदी अनवील इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी। द वेसल हैज़ बीन बिल्ट एट द कोचिन शिपयार्ड। ओके, सो मोदी जी ने अनवील किया
किया इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी वेसल जो कि कोचिन शिपयार्ड द्वारा बिल्ड किया गया है. Okay. Next one, Reliance Industries Limited and Walt Disney Company have officially signed an agreement to merge their media businesses in India. So Reliance Industries Limited and Walt Disney Company जो है ये एग्रीमेंट साइन कर रही है जिसके तहत इनका जो मीडिया बिजनेस है ये मर्ज कर रही है. ओके. देन है एसेट चोटेक प्राइवेट लिमिटेड, अ मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कंप्यूटर विजन कंपनी लॉन्च प्राथम वर्ल्ड फर्स्ट यूजर फ्रेंडली वीडियो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म. ओके. सो एसेट एआई जो है ये मुंबई बेस एक कंप्यूटर विजन कंपनी है जिसने वर्ल्ड का पहला यूज़र फ्रेंडली वीडियो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को जो है लॉन्च किया है. मतलब ये वर्ल्ड का फर्स्ट नो कोड कंप्यूटर विजन प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है एसेट चोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा. ओके. नेक्स्ट वन है द बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट हैज साइंड एन एमओयू विद द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया सिडबी टू बूस्ट द स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द ईस्टर्न स्टेट. सो बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट ने क्या किया है, सिडबी के साथ एमओयू साइन किया है जिसके तहत ईस्टर्न स्टेट के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको बूस्टअप किया जाएगा. ओके. नेक्स्ट वन है 13th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन अबू धाबी. सो अबू धाबी में 13th एडिशन का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो हुआ. देन है NICDC नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जॉइन हाइंस विद IIT दिल्ली टू एनहांस द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज़. ओके. सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, NICDC ने IIT दिल्ली के साथ जो है पार्टनरशिप किया है जिसके तहत ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज़ का जो है डेवलपमेंट किया जा सके, उसको और भी ज़्यादा एनहांस कर सके. ओके. देन है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप and Jal Shakti, Rajiv Chandrasekhar was launched the Investor Information and Analytics Platform developed by IIT Madras. Okay, so यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि Investor Information Analytics Platform को जो है IIT मद्रास द्वारा बनाया गया है एंड इसे लॉन्च किया गया है राजीव चंद्रशेखर द्वारा. ओके. नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं. नेक्स्ट वन इज इंडिया फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर टू बी एस्टैब्लिश एट IIM शिलोंग. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च जो है वो एस्टैब्लिश किया गया है IIM शिलोंग में. ओके. द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैज कोलैबोरेटेड विद IIM शिलोंग टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट गति शक्ति रिसर्च चेयर. ओके. सो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो है इसने IIM शिलोंग के साथ कोलैबोरेट किया है जिसके तहत इंडिया का पहला गति शक्ति रिसर्च चेयर जो है वो सेटअप किया जा रहा है. ओके. नेक्स्ट वन है PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन टाइज अप विद द इटालियन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी सेस टू बूस्ट इंडियन इटली कॉर्पोरेशन. इंडिया एंड इटली का जो कॉर्पोरेशन उसको और भी ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए जो PFC है इसने इटालियन एक्सपोर्ट क्रेडिट एजेंसी सेस के साथ जो है वो टाइज अप किया है, मतलब ही पार्टनरशिप किया है. कल्याणी स्टील साइन MOU विद उड़ीसा गवर्नमेंट टू सेट अप अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 11,750 करोड़. सो कल्याणी स्टील जो है इसने उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया है जिसके तहत जो है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो है उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा. जो भी गवर्नमेंट उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो ये MOU साइन किया है कल्याणी स्टील के साथ, सो ये क्या करेगी, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करेगी उड़ीसा गवर्नमेंट के लिए एंड उसी के लिए जो है इन्वेस्टमेंट लगाया जा रहा है दैट इज 11,750 करोड़ रुपीज़. ओके. नेक्स्ट वन है हरियाणा गवर्नमेंट लॉन्च सवेरा प्रोग्राम. सवेरा प्रोग्राम जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है aimed at early detection and prevention of breast cancer. It was initiated by the Medanta Foundation in collaboration with the Health Department in Gurgaon. So ये जो सवेरा प्रोग्राम जो है इनिशिएट किया गया है मेदांता फाउंडेशन ने हेल्थ डिपार्टमेंट जो गुड़गांव का है उसके साथ कोलैबोरेट करके. इसका उद्देश्य यही है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसे प्रिवेंट किया जाए, उसे जल्दी डिटेक्ट किया जाए. ओके. नेक्स्ट वन है अनुराग ठाकुर अनाउंस सेटिंग अप फिल्म सर्टिफिकेशन फैसिलिटेशन ऑफिस इन चंडीगढ़. सो अनुराग ठाकुर जो है इन्होंने फिल्म सर्टिफिकेशन फैसिलिटेशन ऑफिस को जो है ऐसा अनाउंस किया है कि ये सेटअप किया जाएगा चंडीगढ़ में. ओके. नेक्स्ट वन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लेड फाउंडेशन स्टोन फॉर द सिक्किम फर्स्ट रेलवे स्टेशन एट रांगपो. सो सिक्किम का पहला रेलवे स्टेशन जो रांगपो में जो है उसके लिए मोदी जी ने जो है आधारशिला रखी है. ओके. सो यहाँ पे हमारी नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ कवर अप होती है 3rd वीक ऑफ फरवरी से. ओके. सॉरी 4th वीक ऑफ फरवरी से, बिकॉज 1st, 2nd एंड 3rd वीक का मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया है. मैं रिपीटेटिव सेम न्यूज़ आपको वापस पढ़ाना नहीं चाहती इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है. आप सभी को मैंने कहा है कि 1st, 2nd एंड 3rd वीक की आपको अगर नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़नी है तो आपको 2 सेशंस देखना होगा. इसमें हम लोगों ने 3rd वीक की कवर अप की है. ओके. अभी हम लोग देखेंगे अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस. ओके. सो अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो फर्स्ट अपॉइंटमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन में आपको देखने मिल सकता है. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज अपॉइंटेड फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस अजय
Manikarav Khanwilkar as a new chairperson of Lokpal along with the 6 members. Justice Khanwilkar will be the second Lokpal in India succeeding Pinaki Chandra Ghosh, who retired in May 2022 after serving a 2-year tenure. The judicial member appointed are as follows and the non-judicial members are as follows. Okay, so देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सेकेंड लोकपाल जो है इंडिया का वो अपॉइंट किया गया है जिन्होंने सक्सीड किया है पिनाकी चंद्र घोष को. सो सेकेंड लोकपाल जो अपॉइंट हुए हैं दैट इज जस्टिस खानविलकर. ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसी के साथ साथ 6 मेंबर्स को भी अपॉइंट किया गया है द्रौपदी मुर्मू द्वारा. अब 6 जो मेंबर्स है उसमें 3 जो है दैट इज जुडिशियल मेंबर्स एंड 3 जो है दैट इज नॉन जुडिशियल मेंबर्स. तो जुडिशियल मेंबर्स में आता है जस्टिस लिंगाप्पा नारायण स्वामी, संजय यादव एंड ऋतुराज अवस्थी. ये आते हैं जुडिशियल मेंबर्स जिसे अपॉइंट किया गया है लोकपाल में. एंड 3 नॉन जुडिशियल मेंबर्स को इंक्लूड किया गया दैट इज सुशील चंद्रा, पंकज कुमार एंड अजय तिर्के. ओके, ये हुए नॉन जुडिशियल मेंबर्स. तो आपको ध्यान में रखना है सेकेंड लोकपाल बने हैं जस्टिस खानविलकर जिन्होंने सक्सेस किया है पिनाकी चंद्र घोष को. इसी के साथ 3 जुडिशियल मेंबर्स अपॉइंट हुए एंड 3 नॉन जुडिशियल मेंबर्स. ओके, समझ आया. Next one, the World Gold Council has named Sachin Jain as its new CEO. So World Gold Council ने सचिन जैन को न्यू CEO जो है वो अपॉइंट किया है. ओके, इंडियन ओरिजिन समीर शाह इज सेट टू बी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन फॉर द पीरियड ऑफ 4 years until March 2028. सो BBC जो है इसके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं इंडियन ओरिजिन समीर शाह को. आने वाले 4 सालों के लिए ये मार्च 28 तक इनका कार्यकाल रहेगा. इन्होंने रिप्लेस किया है डेम एलन क्लॉस स्टेफेंस को. ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रखना रहेगा. नेक्स्ट, Tatum Padi has been appointed as a director in the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. So Skill Development and Entrepreneurship के जो डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, इस मिनिस्ट्री के जो डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं दैट इज तातुम पाड़ी. ये ध्यान में रखना है. नेक्स्ट है भूपेंद्र कुमार अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख. ओके, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के जो डायरेक्टर ऑफ सिटीजन रजिस्ट्रेशन DCR जो है वो बने हैं भूपेंद्र कुमार. सो नेक्स्ट वन है गीता बत्रा, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी. ओके, सो वर्ल्ड बैंक का जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है उसका जो इंडिपेंडेंट इवोल्यूशन ऑफिस है ना, उसकी पहली विमेन डायरेक्टर बनी है गीता बत्रा. ये आपको ध्यान में रखना है. नेक्स्ट वन इज सुनील शर्मा अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन द डिपार्टमेंट ऑफ द स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ओके, सो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, सुनील शर्मा जो है वो अपॉइंट हुए हैं एज अ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के डायरेक्टर. ओके, सो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन्हें अपॉइंट किया गया है. नेक्स्ट वन इज नितिन जैन अपॉइंटेड एज अ डिप्टी सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील. मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में डिप्टी सेक्रेटरी बने हैं नितिन जैन. देन है सुरेश बोनवाल अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री. बहुत सारी मिनिस्ट्री के अंडर में कोई डायरेक्टर बना है, कोई सेक्रेटरी बना है. ये सारी अपॉइंटमेंट स्पेशली आपको देखने मिल रही है, तो आपको अच्छी तरीके से समझना है. देखिए, फर्स्ट हमने मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के डायरेक्टर देखा था दैट इज तातुम पाड़ी. ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी आता है, उसके डायरेक्टर बने हैं सुनील शर्मा. नेक्स्ट हम लोगों ने देखा मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में डिप्टी सेक्रेटरी बने हैं नितिन जैन. देन हम लोगों ने देखा मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर बने हैं सुरेश्वर बोनवाल. ओके, सो ये कुछ मिनिस्ट्री के अंडर में जो अपॉइंटमेंट हुए वो स्पेशली आपको अच्छी तरीके से समझना है. लास्ट वन न्यूज़ वाली देखोगे तो आपको अर्काजा दास दिखेगी. अर्काजा दास बनी है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री होती है उसके डायरेक्टर. ओके, अभी हम लोग जो बीच की हमारी छोटी वो डिस्कस कर लेते हैं. बीच में आता है हमारा मरियम नवाज जो है वो बने हैं फर्स्ट वुमेन CM ऑफ पंजाब प्रोविंस के पहली विमेन CM बनी है मरियम नवाज. ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, जो सीनियर मरियम नवाज है ये डॉटर रह चुकी है 3 टाइम प्रीवियसली जो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं नवाज शरीफ, उनकी बिकेम दी फर्स्ट एवर विमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब प्रोविंस इन पाकिस्तान. ओके, सो ये पहली विमेन चीफ मिनिस्टर बनी है पंजाब प्रोविंस पाकिस्तान की. ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नेक्स्ट वन है रविंद्र कुमार जो है ये बने हैं डायरेक्टर ऑफ द NTPC. ओके, सो नेक्स्ट वन है अर्काजा दास अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर इन विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री. ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के जो डायरेक्टर
अपॉइंट हुआ है, दैट इज अर्काजा दास। ओके, नेक्स्ट वन कंटिन्यू करते हैं अपॉइंटमेंट्स को ही। अपॉइंटमेंट्स में नेक्स्ट है इरातू एस राजीव, ये बने हैं विजिलेंट कमिश्नर। ओके, सो ये फॉर्मर बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एमडी एंड सीईओ रह चुके हैं फ्रॉम 18 टू 2024। अब ये बने हैं विजिलेंट कमिश्नर इन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ओके, नेक्स्ट वन है फेलेटी टियो, जो है इन्होंने टुवेलियन जनरल इलेक्शन जो है वो जीत लिया है एंड ये टुवालू के जो है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं। ओके, फेलेटी टियो। नेक्स्ट वन है जस्टिस नीलय बिपिन चंद्र अंजारिया, ये बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। इन्होंने सक्सेड किया है जस्टिस प्रतिनिधि श्रीनिवासाचार्य दिनेश कुमार को। ओके, नेक्स्ट वन है आशीष विजयकर, ये अपॉइंट हुए एमडी एंड सीईओ ऑफ द एसबीएम बैंक फॉर द पीरियड ऑफ द 3 years effective from 17th of February 2024. He succeeded Siddharth Rutt, who resigned from the post of MD and CEO of the SBM Bank of India. Okay, so जो स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस इंडिया है, इसके जो MD CEO रिसेंटली अपॉइंट हुए दैट इज अजय विजयकर जो है ये अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने आशीष विजयकर अपॉइंट हुए हैं, इन्होंने सक्सेड किया है सिद्धार्थ रट को, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट वन है इल्हम हैदर ओगलू अलीयेव, जो है इल्हम अलीयेव जिसे कहा जाता है, ये रीइलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट ऑफ अजरबैजान के। ओके, सो इनका ये 5th कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, ये 5वीं बार जो है प्रेसिडेंट बने हैं अजरबैजान के। ओके, कौन? इल्हम अलीयेव। ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमारी जो अपॉइंटमेंट्स है वो कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को समझ आई होंगी, सारी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, सारी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बैंकिंग एंड फाइनेंस, ज़ूरिक इंश्योरेंस टू अक्वायर 70% स्टेक इन कोटक जनरल फॉर द 5560 करोड़। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ज़ूरिक इंश्योरेंस ने जो है 70% स्टेक जो है वो कोटक जनरल का एक्वायर किया है 5,560 करोड़ रुपीस में। देन ईपीएफ ऑर्गेनाइजिंग इट्स मंथली डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम निधि आपके निकट 2.0। सो ईपीएफओ ने अपना मंथली डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम निधि आपके निकट 2.0 को जो है ऑर्गेनाइज किया। देन अमेजॉन पे को जो है पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस जो है वो आरबीआई से रिसीव हुआ है। देन महानगर गैस हैज एंटर्ड इनटू अ स्टेक होल्डर एग्रीमेंट विद 3 EV इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड टू एक्वायर 30.97% शेयर होल्डिंग इन द कंपनी दैट मैन्युफैक्चर्स एंड ऑपरेट्स 3-wheeler इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो महानगर गैस जो है इसने 3EV इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो है इसके साथ जो है शेयर होल्डर एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है एंड इसी के साथ जो है 30.97% शेयर होल्डिंग जो है इसने 3EV इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की जो है वो अक्वायर की है। ओके, 3EV इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड मतलब क्या होता है, जो 3-wheeler इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो मैन्युफैक्चर करता है, ऑपरेट करता है। सो उसी का महानगर गैस ने जो है शेयर होल्डिंग जो है वो लिया है 30.97% का। ओके, देन मोबीक्विक इंट्रोड्यूस पॉकेट यूपीआई टू फैसिलिटेट पेमेंट विदाउट लिंकिंग बैंक अकाउंट। सो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मोबीक्विक ने क्या किया है, यहाँ पे पॉकेट यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया है जिसके तहत जो है बिना बैंक अकाउंट लिंक किए जो है वो पेमेंट हो सकते हैं। पॉकेट यूपीआई अलाउ यूजर टू मेक अ यूपीआई पेमेंट थ्रू मोबीक्विक वॉलेट विदाउट लिंकिंग देयर बैंक अकाउंट। मतलब कि एक मोबीक्विक का वॉलेट होगा, उसके थ्रू यूपीआई पेमेंट जो है वो यूजर जो है वो कर सकता है, जिसके लिए बैंक के साथ अकाउंट लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट वन इज जन स्मॉल फाइनेंस बैंक पार्टनर विद द्वारा मनी फॉर डिजिटल बैंकिंग। डिजिटल बैंकिंग के लिए जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने द्वारा मनी के साथ जो है पार्टनरशिप साइन किया है। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक 2018 में एस्टैब्लिश हुआ, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है एंड सीईओ जो है दैट इज अजय कनवाल। ओके, जब भी बैंकिंग फाइनेंशियल की न्यूज़ पढ़ते हो तो उसका स्टैटिक साथ ही साथ पढ़ा करो, बिकॉज काफ़ी बार स्टैटिक रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अगर मैं करंट अफेयर्स की भी बात करूँ तो स्टैटिक जितना प्रिपेयर करोगे करंट अफेयर्स के साथ साथ, तो स्पेशली आपको इंडिविजुअली कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट वन है धर्मा गार्डियन। ये जो जॉइंट एक्सरसाइज है ये इंडिया एंड जापान का जॉइंट एक्सरसाइज है जो कि राजस्थान में स्टार्ट हुआ। ओके, ये एक इंडियन आर्मी का एक्सरसाइज है। ओके, सो 5th एडिशन ऑफ धर्मा गार्डियन बिटवीन इंडियन आर्मी एंड जापान जो कमिंस हुआ वो राजस्थान में हुआ। ओके, नेक्स्ट वन है इंडियन कोस्ट गार्ड एंड द श्रीलंकन नेवी एंड द मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स आर जॉइंटली कंडक्टिंग 16th एडिशन ऑफ बाइनियल ट्राइनियल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज नेम दोस्ती 16 फ्रॉम February 22 to 25 इन मेल मालदीव्स। ओके, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इंडियन कोस्ट गार्ड, श्रीलंकन नेवी एंड मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स, इन सब ने मिलकर 16th एडिशन का जो दोस्ती 16 जो है ये बाइनियल ट्राइनियल कोस्ट गार्ड
एक्सरसाइज है इसे मेल मालदीव में जो है कंडक्ट किया। ओके, नेक्स्ट इज मिलन 2024, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। ये मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसका 12th एडिशन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ, जिसका इस साल का थीम था कैमराडेरे, कोहेजन एंड कोलैबोरेशन। ओके, लास्ट वन इज वायु शक्ति। वायु शक्ति जो है इंडियन एयरफोर्स का एक्सरसाइज है जो कि जैसलमेर राजस्थान में हुआ। इसका थीम जो था दैट इज लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई। इट इज ऑल अबाउट डिफेंस। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज साइंस। साइंस की अगर बात की जाए तो मोदी जी ने जो इंडिया का ओन स्पेस स्टेशन जो है वो 2035 तक बनाएगा, ये अनाउंस किया है। दिस इनिशिएटिव एम्स टू फैसिलिटेट एडवांस एक्सप्लोरेशन ऑफ द यूनिवर्स अमंग अदर फील्ड्स। इंडिया नाउ एम्स टू सेट अप अ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035 एंड सेंडिंग द फर्स्ट इंडियन टू द मून बाय 2040। सो मोदी जी ने अनाउंस किया है कि भारत जो है वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएगा बाय द ईयर 2035। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो बनाएगा एंड फर्स्ट इंडियन को वो मून पे सेंड करेगा बाय द ईयर 2040। ओके, नेक्स्ट वन, पीएम अनाउंसेस 4 एस्ट्रोनॉट फॉर दी गगनयान। के लिए 4 एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा। तो 4 एस्ट्रोनॉट जो है उनके नाम भी मेंशन किए गए हैं। कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ओके, सो ये 4 एस्ट्रोनॉट्स को गगनयान के लिए जो है वो चूज किया गया है। ओके, इसरो गगनयान मिशन विल बी लॉन्च नेक्स्ट ईयर बाय द 2025। अंडर दिस मिशन 4 crew members will be delivered to the orbit of 400 kilometers and this 4 crew will remain on the mission for the 3 days after which they have brought back to safely to the earth। तो 3 दिन के लिए जो है ये 4 crew members को जो है भेजा जाएगा 400 किलोमीटर की ऑर्बिट के ऊपर। ओके, सो वो 4 एस्ट्रोनॉट्स कौन से ये आपको ध्यान में रखना है। बाय नेक्स्ट ईयर 2025 तक इस गगनयान मिशन में इसे जो है लॉन्च किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी स्पोर्ट्स, जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि इंडिया ने 9 मेडल्स जो है आर्चरी एशिया कप 2024 जो कि बगदाद में हुआ इसमें रिसीव किए हैं। ओके, 9 गोल्ड मेडल्स। अगर टोटल मेडल्स की बात करूँ टोटल 14 जीते हैं, जिसमें 9 गोल्ड है, 4 सिल्वर है एंड 1 ब्रॉन्ज है जो कि बगदाद के इराक में हुआ। ओके, आर्चरी एशिया कप। सो नेक्स्ट वन है न्यूजीलैंड के जो नील वैगनार है, इन्होंने रिटायरमेंट लिया है इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो आपको ध्यान में रखना है नील वैगनार जो है वो न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। ओके, देन नॉर्वेजियन ग्रैंडमास्टर मैग्नस कार्लसन वन द इनॉग्रल फ्रीस्टाइल गोट चैलेंज बाय डिफीटिंग GM Fabio Caruana US in the finals. The 2024 freestyle chase goat is a Chase 960 classical tournament that was held from the February 9 to 16 in Germany. Okay, so यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 2024 का जो फ्रीस्टाइल चेस गोट हुआ उस दौरान उस चैलेंज में जो है मैग्नस कार्लसन जो है ये एक नॉर्वेजियन ग्रैंड मास्टर है, इन्होंने जीत हासिल की है। इन्होंने फैबिनो कैराउना को हराकर जो है इसमें जीत लिया है। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना रहेगा। नेक्स्ट न्यूज़ को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट वन इज रिलेटेड टू बुक्स एंड ऑथर। बुक्स एंड ऑथर में सबसे पहली बुक आती है द ग्रेट फ्लैप ऑफ 1942, हाउ द राज पैनिक्ड ओवर अ जापानीज नॉन इन्वेजन। ओके, सो इस बुक के जो ऑथर है दैट इज मुकुंद पद्मनाभन, इनकी ये बुक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज PS श्रीधरन पिल्लई जो गवर्नर ऑफ गोवा है, इन्होंने अपनी 212वीं बुक जो है ये लॉन्च की है, बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक। ओके, एंड लास्ट वन इज फुल बहादुर, द फर्स्ट एवर नॉवल टू बी ट्रांसलेटेड इन माघी लैंग्वेज टू इंग्लिश। सो ये माघी लैंग्वेज की बुक है जिसकी ये पहली बुक है जो कि इंग्लिश में ट्रांसलेट की जा रही है, फुल बहादुर। ओके, ये जो बुक है ये ट्रांसलेट की जा रही है अभय के द्वारा एंड इस बुक को पब्लिश किया गया है पेंगुइन द्वारा। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है इम्पॉर्टेंट डेज, जिसमें मैंने इम्पॉर्टेंट जो लास्ट वीक के डेज जो है वो कवर अप करवाए हैं। सो 21 फरवरी को मनाया जाता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका इस साल का थीम था मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज अ पिलर ऑफ इंटरजनरेशनल लर्निंग। देन वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी को मनाया जाता है। ओके, सेंट्रल एक्साइज डे वेरी इंपॉर्टेंट जो कि 24 फरवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड NGO डे अगेन वेरी इंपॉर्टेंट जो कि 27 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका थीम था बिल्ड अ सस्टेनेबल फ्यूचर, द रोल ऑफ NGOs इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। देन प्रोटीन डे जो है वो 27 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका थीम था #सॉल्व द प्रोटीन। देन नेशनल साइंस डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है, जिसका थीम था इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर द विकसित भारत। ओके, सो ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल साइंस डे कब फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। द नेशनल साइंस डे वाज फर्स्ट ऑब्जर्व ऑन द डे व्हेन द
Indian physicist Sir Chandrasekhar Venkat Raman announced the discovery of the Raman effect in 1928, for which he was awarded the Nobel Prize in the Physics 1930. Okay, so जो साइंस डे है ये कब से मनाया जाता है? जो एक फिजिसिस्ट थे, इंडियन फिजिसिस्ट सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्होंने रमन इफेक्ट को, इसके डिस्कवरी को अनाउंस किया था 1928 में, एंड इनको 1930 में उसके लिए नोबेल प्राइज़ अवार्ड जो है वो दिया गया था, एंड आफ्टर दैट जो है नेशनल साइंस डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है. ओके, इसके बाद अगर मैं फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की बात करूँ तो वेरी इंपॉर्टेंट, 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में इसे मनाया जाता है. मेक अ राइट स्टार्ट बिकम फाइनेंशियली स्मार्ट. ओके, एंड देन 29 फरवरी को रेयर डिसीज डे मनाया जाता है. इसका थीम है शेयर योर कलर्स, एम्फसाइज कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट. ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे फ्रॉम द लास्ट वीक्स ऑफ फरवरी जो कि आपको ध्यान में रखना है. एंड लास्ट कैटेगरी है हमारी ओब्यूचरी, जिसमें पंकज उदास जो कि लेजेंडरी गज़ल सिंगर थे, इनका हाल ही में निधन हुआ है. ओल्डेस्ट एमपी शफकीर रहमान बाग, इनका हाल ही में निधन हुआ है. देन पंकज उदास जो है उनके बारे में न्यूज़ फिर से आई है, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि इनको पद्मश्री अवार्ड जो है 2016 में इन्हें दिया गया था. ओके, नेक्स्ट वन, फिल्म मेकर कुमार साहनी जो है, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है. ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स जैसे कि माया दर्पण इनने 1972 में लाया था, तरंग 1984 में जिसके लिए उन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड जो है जीता है, ख्याल गता 1989 में लाया था, एंड कस्बा 1990 में लाया था. इसके लिए ये जाने जाते हैं. ओके, सो ये ध्यान में रखना है. ऐसा पूछा जा सकता है कि फिल्म मेकर कुमार साहनी जो है, इनका हाल ही में निधन हुआ, जिन्होंने नेशनल फिल्म अवार्ड जो कौन से ईयर में जीता था या फिर कौन से मूवी के लिए जीता था. दैट इज फॉर द तरंग इन 1984. ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, सो ओब्यूचरी से कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है. ओके, सो यहाँ पे हमारा जो फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देखे. काफ़ी सारे एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए जो कि कंप्लीट मंथ से रिलेटेड थे. एंड अगर मैं बात करूँ बुलेट न्यूज़ की तो वो लास्ट वीक की कवर अप थी. ओके, सो यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है. आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जहाँ पे आपको एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड इंग्लिश पूछा जाता है, अगर आप लोगों को बेसिक से लेकर एक एडवांस लेवल तक अपना प्रिपरेशन करना है, आपको समझना है कि व्हाट इज़ मैथमेटिक्स, उसमें क्या टॉपिक्स होते हैं, किस तरीके से उसमें शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ होती है, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. तो ये जो कोर्स है इसमें आपको एप्टीट्यूड भी पढ़ाया जा रहा है, रीजनिंग भी पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश भी पढ़ाया जा रहा है. तो एकदम बेसिक से आपको सारी चीज़ें जो इसमें बताई जाएगी, जिसमें एप्टीट्यूड के 20 टॉपिक्स को कवर अप किया गया है, लॉजिकल रीजनिंग के 13 टॉपिक्स को कवर अप किया है, ऑल टॉपिक्स को कवर अप किया है, एंड इंग्लिश के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे आपको इसमें पढ़ाए गए हैं. सो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हो, मात्र 599 का ये कोर्स है, लेकिन आपका जो प्रिपरेशन है ये कंप्लीट करवा के देगा. सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आपके क्लियर होंगे, और जो प्रेजेंटेशन इसमें जो प्रोवाइड किया गया है वो इस तरीके से प्रोवाइड किया गया है जैसे आप देखते हो मेरे करंट अफेयर्स के सेशंस, उसी तरीके से आप एप्टीट्यूड और रीजनिंग और इंग्लिश भी देखोगे तो डेफिनेटली आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए आपका एक अच्छा प्रिपरेशन होगा थ्रू दिस कोर्स. तो आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है. जिस तरीके से आप एक ई बुक को परचेज करते हो, ई बुक को ज्वाइन करते हो, या फिर कंप्यूटर अवेयरनेस के कोर्स को ज्वाइन करते हो, उसी तरीके से इसे भी ज्वाइन करना है. एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, एंड देन पेड कोर्स की टैब में अगर आप जाते हो तो आपको सुपर बैंकिंग कोर्स नजर आएगा, इसे ज्वाइन करना है और अपना प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करना है. ओनली 599 रुपीज़ में आपको इतना सारा प्रिपरेशन करना मिलेगा. जब आप ज्वाइन करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी, तो आपको इसे ज्वाइन करना है एंड अपना प्रिपरेशन जो है वो करना है. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स है, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, सारी चीज़ें रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन क्लियर करवाएगा. ओके, सो यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है. सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स का इसे शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल बटन को प्रेस करना है ताकि जब भी न्यूज़ सेशन आए आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिले. एक और बात आपको कहना चाहूँगी, आप कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपकी कोई भी फर्दर रिक्वायरमेंट्स होगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए. अकॉर्डिंगली आपको सेशंस जो है प्रोवाइड किए जाएंगे. सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे.